साथ मैच करते हैं कि खानदान से हैं, आप दोनों की बराबरी है, जबकि मैं कहीं से भी अर्श के साथ मैच नहीं करती। वो मायूसी से बोली, ऐसा आपको लगता है? वरना इनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत हम सब ने देखी है। मुझे नहीं पता वो ये शादी क्यों कर रहे हैं, मगर वो मोहब्बत आपसे करते हैं। आप इनको रोकने की कोशिश तो करो, क्या पता वो मान जाए। और अगर ना माने, दूसरा रास्ता जो मैंने बताया वही अपनाना, दोनों को निकाह के दिन साथ टिपका देना। इससे दिल को सुकून मिल जाएगा आपको, क्योंकि मोहब्बत में शराकत करने वालों की बस एक ही सजा है, वो है मौत। इस कदर इत्मीनान से बोले थे, कीरत की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अपनी बहन के ऐसे नादिर ख्यालात सुनकर अर्श की तो आंखें उबल आई थी। सलार ने अपना कहका रोकना मुश्किल हो गया, वैसे खींचते हुए कमरे में ले आया। इसके बाद जो इसकी हंसी का दौरा पड़ा, फिर रोकना मुश्किल हो गया। इसकी हंसी की वजह से बाहर तक जा रही थी। ज्यादा मत हंसो, मेरी बीवी तो फिर भी शरीफ है, मगर तुम अपने फ्यूचर का खुद ही सोच लो। अर्श ने चिढ़ कर कहा तो उसका कहका फिर से गूंजा। फरवा बेगम ने कमरे में दाखिल होकर घूर कर देखा तो सलार की हंसी को ब्रेक लगी। भाई, मुझे इस्लामाबाद जाना है, कल शाम को 5 दिन का स्टे है। सलार ने आदम को इन्फॉर्म किया। मीटिंग कब है? आदम ने फाइल चेक करते हुए पूछा। एक परसों और एक 4 दिन बाद। ओके, फिर जजा को भी साथ ले जाओ, घूम फिर लेना दोनों साथ। इसने फाइल पर नजर जमाए कहा। मगर भाई, आदम की बात पर इसने कुछ कहना चाहा, मगर मैं कुछ नहीं सुनना, मुझे इसे अपने साथ ले जाना कल। आदम ने जैसे बात खत्म की तो इस बात में सर हिलाकर उठ गया। एक कप चाय लेकर कमरे में और इसने फोन पर कहा और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद शफा चाय का कप लिए कमरे में आई। बैठो, इसके इशारे पर वो परेशानी से बैठ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो सलार को इसके कमरे से निकलते देख चुकी थी। कहीं इसने मेरी शिकायत तो नहीं करती, वो दिल ही दिल में सोचने लगी। जी भाई, रजा मेरा बेटा है। इसने मोहब्बत से पूछा तो रजा को थोड़ी तसल्ली हुई। मैं ठीक हूँ भाई, मैंने सुना यूनिवर्सिटी नहीं जा रही तुम? इसने चाय का सिप लेते हुए पूछा। जी भाई, बस नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है तो इसलिए छुट्टियां हैं। अच्छा, मतलब फ्री हो इन दोनों तुम? जी भाई, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आपको कोई काम है तो बताएं। इसने पुरजोश अंदाज में कहा। कल शाम तक रेडी हो जाना, 5 दिन की पैकिंग कर लेना, इस्लामाबाद जाना है। सच्ची में अभी पैकिंग कर लेती हूँ। और कौन कौन जा रहे हो? खुशी से बोली। सिर्फ तुम और सलार। आदम के इत्मीनान से जवाब देने पर इसने हैरत से देखा। कोई प्रॉब्लम है? आदम ने इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखा। जैसा ने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया और अपने अंदर के मसाइल सबको बताना बेहतर नहीं समझे थे। अब तो वो जाने की हामी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो दोबारा मना करके आदम के दिल में कोई शक नहीं पैदा करना चाहती थी। गुड। वो सारी इलाका परेशानी से अपने कमरे में आ गई, जहाँ सलार खानजादा बालकोनी में बैठा सिगरेट पी रहा था। मुझे आपके साथ नहीं जाना, भाई को मना कर दें। उसके साथ पीछे आकर संजीदगी से बोली। सलार ने मुड़कर इसे देखा, जो गुस्से से लाल पीला हो रही थी। इस पर गजब जजा की अकीदत के सामने की बात और सलार खानजादा का दिल अलग ही लेपर धड़क रहा था। तुम नहीं जाना चाहती तो तुम खुद मना कर दो। सलार ने इस पर नजर जमाई। कहा, मगर आप मुझे साथ लेकर गए तो आपका जीना हराम कर दूंगी। उसने उंगली उठाकर वार्न किया। कबूल है। इसका इत्मीनान भरा लहजा जजा के तन बदन में आग लगा के वो पांव पटकती बाहर निकल गई। एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छा गई। अगले दिन वो दोनों बाय एयर इस्लामाबाद पहुंचे थे। वहां आदम का एक छोटा सा फ्लैट था, वो अक्सर आदम के इस्तेमाल में रहता था। सफर के दौरान भी दोनों ने कोई बात नहीं की थी। फ्लैट बिल्कुल साफ सुथरा था, कल ही आदम किसी को भेजकर सफाई करवा चुका था। रजा अपना बैग उठाए कमरे में घुस की, जहाँ एक छोटा सा बेड था, एक ड्रेसिंग टेबल और एक अलमारी। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। वो अपना बैग साइड पर रखते एक सूट उठाए वॉशरूम में घुस गया। आदम ने दूसरा कमरा देखा जो बिल्कुल खाली था, जहाँ सामान नाम की कोई चीज न थी। बाहर एक छोटा सा टीवी लाउंज था, जहां दो सिंगल सोफे रखे हुए थे। इसके सामने ही ओपन किचन। वॉशरूम किया, जल्दी से तैयार होकर फ्लैट से निकल गए। 1 घंटे बाद इसकी मीटिंग थी। एक बड़ी सी गाड़ी आकर थाने के बाहर रुकी थी, जिसमें से ब्लैक 3 पीस पर व्हाइट शर्ट पहने एक आदमी उजलत में बाहर निकलकर आदम के ऑफिस में घुस गया। बिना इसे सोचने का मौका दिया, एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा था। मुक्का इतना जोरदार था कि आदम ने अपना नाक पकड़ता खड़ा हो गया और हैरानी से शख्स को देखने लगा। सामने वाला इसे खूनख्वार नजरों से घूर रहा था, जैसे अभी निकल जाएगा। इसने दूसरा मुक्का भी इतनी जोर से मारा, इसे अपना जबड़ा टूटता हुआ लगा। मेरी बात तो सुन लो। आदम खानजादा ने आके बढ़कर समझाने की कोशिश की, मगर सामने वाला हत्थे से उखड़ गया। जब तेरे साथ इतना बड़ा हादसा पेश आया, तूने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इसने आदम को दूर झटका। यार, मैं तुझे परेशान करके तेरा हनीमून खराब नहीं करना चाहता था। आदम ने सफाई देनी चाहिए, तेरे से बढ़कर नहीं था मुझे हनीमून। इसने चबा चबा कर कहा। आदम ने मुस्किन सी शक्ल बनाकर जबरदस्ती से गले लगा लिया। मुझे सुबह कोर्ट में पता चला सब। तुमसे मेरी कल भी बात हुई, मगर तुमने फिर भी नहीं बताया। वो किसी रूठी महबूबा की तरह शिकायत कर रहा था। यार, तुझे परेशान नहीं करना था, या पूरा मुंह सुझा दिया तूने मेरा। आदम ने इसे बैठाते हुए कहा। शहरियार बंदी था और वो एक कामयाब वकील था। वो इसके बचपन का दोस्त, दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इन दोनों के बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, मगर वो हमेशा एक दूसरे के साथ डट कर खड़े थे। कुछ महीने पहले इसकी शादी हुई थी, तो वो अपनी बीवी के साथ हनीमून पर गया हुआ था। जब आदम और शफा का निकाह हुआ था, तब वो किसी केस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ था, मगर इस रिश्ते के लिए आदम को राजी करने वाला वही इंसान था। घर चल, मेरे साथ मन्नत से भी मिल लेना। कुछ देर बातें करने के बाद आदम ने उठते हुए कहा, नहीं फिर कभी। इसने बात टाल दी। पिछले 2 सालों से इसका यही जवाब होता था। वो कुछ भी हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। शहरियार इसने समझाने की कोशिश की, फिर भी कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक मुझसे, मैं आंटी से नजरें नहीं मिला सकता। शहरियार ने नदामत से कहा और बाहर दोबारा मिलने का कहकर निकल गया। वो रात को आते ही हुए खाना पैक करवा कर आया था। जैसा वहीं बैठी मोबाइल यूज कर रही थी। भूख इसे भी बहुत लगी थी। सलार ने खाना रखकर कमरे में चला गया। जैसा उठी खाना निकाल कर खुद खाने लगी। खाना इसकी पसंद का था, चीज बर्गर, चाइनीज राइस विद चिकन जलफ्रेजी। देखकर इसकी भूख कुछ ज्यादा ही चमक गई थी। इसने खूब सैर होकर खाया। जब अपना पेट भर गया, तो जो आधे से ज्यादा खाना बचा हुआ था, वो इसने एक हॉटपॉट में रखकर
छुपा दिया और दोबारा से मोबाइल में बिजी हो गई। सलार जब कमरे से बाहर आया तो वैसे ही बैठी थी मगर खाना गायब था। खाना लगा तो यार भूख लगी है, और दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोला खाना नहीं है। इसने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया खाना लाया तो हूं मैं। इसे सलार ने इसे याद दिलाया, चेहरे पर थकावट वाज़ेह रही मगर वो खाना तो मैं खा चुकी। रजा ने आंखें टसपटाकर मासूमियत से जवाब दिया। सना ने इसको घूर कर देखा जैसे वो इस वक्त मजाक बर्दाश्त करने के मूड में ना हो। मजेजा ने इसको घूरी का कोई खातिर ख्वाह असर न लिया और अपने मोबाइल में बिजी थी। सलार एकदम सलार के खींचने पर बुरी तरह इसके चटाने सीने से टकराई थी। पहले तो इसे समझ ना आया इसके साथ हुआ क्या, मगर होश में आती बुरी तरह हड़बड़ाकर की कोशिश करने लगी। सलार ने इसके बालों को दबोच कर इसका चेहरा ऊपर किया, झुककर इसके होंठों को कतरा कतरा पीने लगा। तशनी इतनी थी कि वो एक सेकंड के लिए भी इसे छोड़ने को तैयार न था। न जाना कैसे एहसास था, वो मजामत करना तर्क करके आंखें नीचे इसकी गर्दन के गिर्द बाजू को लपेट कर खुद को इसके हवाले कर गई। इसकी जगह सुपुर्दगी देखकर वो मजीद मदहोश होने लगा। इसके होंठों को आजादी बख्शा इसकी गर्दन पर अपना मोहब्बत रकम करने लगा। दरवाजे बजने पर लम्हे में इससे दूर हुई थी। इसे खुद पर हैरत हुई कि वो कैसे सब भूलकर इसके करीब जा सकती थी। सलार की नजरें अभी तक इसके बिखरे हुलिये पर जमा थी। दरवाजा दोबारा बजा तो उठकर दरवाजे की तरफ चला गया। सामने एक लड़का कुछ सामान लिए खड़ा था। इसने सामान रिसीव किया, डोर बंद करता कमरे में चलाया जहां वो कंबल मुंह तक मोरे लेटी थी। उसकी हालत समझ गया था इसलिए दूसरी तरफ आकर बिस्तर पर लेट गया। वो इसी की तरफ करवट लिए लेटा था मगर वो पूरी तरह खुद को कंबल में कवर किए लेटी थी। वो जानता था वो जाग रही है मगर इसकी हिम्मत नहीं हुई आंखें बढ़कर इसको खुद में बींच लिया। अपने आप पर जब्त करता वो आंखें मूंद गया। वो अपना लास्ट पेपर देखकर जैसे ही निकली वो अपनी पूरी शान से ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट और जैकेट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, अपनी गाड़ी पर टेक लगाए खड़ा इसे ही देख रहा था। आयत की नजर इस पर पड़ी तो उसने घबराकर चारों तरफ देखा। इतने दिन से वो सुकून में थी और आज वो जिन की तरह नाजिल हो गया था। घबराहट से इसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी। वाइब्रेशन की आवाज पर इसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा तो ये वही नंबर था जिससे बिलाज ने उसे कॉल की थी। इसने एक नजर सामने देखा जो बहुत दिलचस्पी से इसे देख रहा था। इसने कप कपाते हाथों से कॉल उठाकर कान में लगाया। जी, वो धीरे से बोली गाड़ी में आकर बैठो। बिलाज की भारी गंभीर आवाज इसके कानों से टकराई। इसने घबराकर कॉल काट दी तो वो अंदर बढ़ गई। इसका कोई इरादा नहीं था इसके साथ कहीं भी जाने का। आज इसने पक्का इरादा कर लिया था वो आदम को अपनी इस मुसीबत से आगाह करके रहेगी। मैसेज टून पर इसके बढ़ते कदम रखे। स्क्रीन पर जगमगाता मैसेज देखकर इसको अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल होगा। अगर तुम नहीं चाहती अंदर आकर मैं तमाशा करूं तो शराफत से आकर गाड़ी में बैठो, वरना दूसरा ऑप्शन अपनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैसेज पढ़कर वो उल्टे पांव भागी। मुबादा वो सच में अंदर ना आ जाए। इसे आता देखकर बिलाज ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। वो आसपास देखती खामोशी से बैठ गई। चेहरा घबराहट से लाल हो रहा था। इसके बैठते ही बिलाज ने सबसे पहले इसके हाथ से फोन लिया। फिर इसने फरवा बेगम को मैसेज करता इसने मोबाइल वापस करके गाड़ी आगे बढ़ा गया। 5 मिनट बाद इसने खुद को बोलने के काबिल किया। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? इसने गुस्से से पूछा। अलबत्ता आवाज बहुत धीमी थी जैसे वहां भी किसी के सुन लेने का डर हो। हमारे घर। इसने सब जिस इत्मीनान से जवाब दिया। आयत ने हैरत से इसे देखने लगी। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? वो अपनी तरफ से गुस्से से चिल्लाई मगर इसकी आवाज इतनी थी कि वो दोनों ही सुन पाते। बजाज ने नागवारी से अपनी बीवी को देखा जो ग्रे कलर के लॉन के सूट में से गुस्से से घूर रही थी। बीवी को शोहर के साथ ही होना चाहिए, सो आज से तुम मेरे साथ रहोगी। दूसरी बात, आइंदा ऊंची आवाज में मेरे सामने बात मत करना और उससे पहले 1000 बार सोचना। पहली बात इसने नरमी और दूसरी इंतहाई सर्द लहजे में कही थी। आयत की आंखें आंसुओं से भर गई। खबरदार जो एक भी आंसू भाया तो। इसने उंगली उठाकर इसे वार्न किया। मेरी आंखों में जो चाहे करूं, आप भी अभी के अभी मुझे वापस छोड़ कर आए वरना मैं जोर जोर से चलाऊंगी। इसने अपनी तरफ से बिलाज को डराने की कोशिश की। इसकी बहादुरी पर बिलाज की आंखें चमकी। वो गाड़ी को एक हवेली के आगे रोक गया। इसकी गाड़ी देखकर चौकीदार ने मेन गेट खोल दिया। इसे अंदर गाड़ी बढ़ाते देखकर आयत ने सख्ती से सीट थाम ली जैसे ऐसा करने से गाड़ी रुक जाएगी। इसकी मासूम हरकत पर बिलाज शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। आयत ने बहुत हैरत से इसकी मुस्कुराहट देखी थी। अगर ये कहा जाए कि हंसते हुए दुनिया का सबसे हसीन इंसान लगता है तो झूठ ना होगा। वो कब इसकी मुस्कुराहट में इतना खोई कि वो गाड़ी रोककर इसकी तरफ आकर इसका हाथ पकड़कर निकाले से खबर भी नहीं हुई। वो जैसे ही गाड़ी से निकली नया घर देखकर वो होश में आई। प्लीज मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे छोड़कर आए प्लीज। वो घबराकर वापस गाड़ी में बैठने लगी। बिलाज ने इसका बाजू पकड़कर रोका। वो आंसू भरी आंखों से देखने लगी। बिलाज को अपना आप इन आंखों में डूबता हुआ महसूस हो कि मैं छोड़कर आऊंगा मगर कुछ देर के लिए अंदर आओ जो फिर छोड़कर आ जाऊंगा। इसने अपने निश्चय के बरखिलाफ इसे प्यार से बहलाने की कोशिश की। आयत के पास भी कोई रास्ता ना था। इस पर बस इसके जहन में एक ही बात है, अगर घर वालों के सामने इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। काश वो जजा जितनी बहादुर होती तो आज इस मुसीबत में ना फंसती। इसकी नजरें बिलाज शाह के बढ़ते कदमों पर थी। वो इसे लेकर एक कमरे में आया था। पुरकशिश पर नीचे से रास्ता वो एक बहुत कुशादा कमरा था। वो किसी रोबोट की तरह इसके साथ चल रही थी। बिलाज ने इसे बेड पर बैठाया तो वैसे झटके से उठी जैसे कोई करंट लग गया हो। वो जाकर कमरे में मौजूद एक शेप सोफे पर बैठ गई। इसकी हरकत का मतलब समझता बिलाज कदम कदम चलता इसके पास आकर बैठा। इसके बैठते ही वो सिमट कर बैठ गई। बिलाज ने इसके कमर में हाथ डाले से खींचकर करीब गए। इन दोनों के बीच एक उंगली का भी फासला न था। इसने हड़बड़ा कर उठने की कोशिश की मगर उसकी कोशिश को नाकाम बनाता इसके गाल पर सख्ती से लग गया। बिलाज शाह की मूंछों की चुभन से इसे अपने गाल महसूस हुआ। इसने सख्ती से इसके कॉलर को मुट्ठी में
बेच दिया। बलाच शाह के वजूद से उठती सिगरेट और इम्पोर्टेड परफ्यूम की मिली जुली खुशबू से सबने तहवील में ले लिया था। इसका जिस्म इतनी बुरी तरह से लरस रहा था। बलाच ने हैरत से देखा, वो इतनी सी गुर्बत में मरने वाली हो गई थी। बलाच ने गहरी सांस ली, से थोड़ा दूर हुआ। जाती पाती वो घबरा कर भागने लगी। इससे पहले कि वह जाती, बलाच शाह ने इसकी कलाई पकड़ के इसे वापस बिठा लिया और दिलचस्पी से इसे देखने लगा। इसकी बेबाक नजरें देखकर आयत के तो तन बदन में आग लगी। आपको शर्म नहीं आती? वो अपनी तरह से इंतहाई गुस्से से चीखी थी। इसका गुस्सा भरा चेहरा से मजीद मजा दे रहा। इसकी डिटाई देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बलाश के मुस्कुराते चेहरे पर संजीदगी छा गई। ना जाने क्यों इस लड़की की आंखों से आंसू से बर्दाश्त नहीं होते थे। वो इस लड़की के मामले में बहुत बेख्तियार हो गया था। सोचता कुछ था और कर कुछ और जाता था। एक आंसू नहीं करना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा, इसने सख्ती से वार्न किया। वरना क्या मैं आपसे डरती नहीं हूँ? वो भी अपनी छोटी सी नाक पर ढेरों गुस्सा लिए बोली। और 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 रंग जो मैं करूंगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसने एकदम से इसकी गर्दन में हाथ डाल के इसे पास किया तो एक दूसरे की सांसें ने अपने चेहरे पर महसूस हुई थी। आयत का दिल गोया उछलकर हलक में आया। इसके बीच फासला ना होने के बराबर था। इसके पूरे जिस्म में एक बर्फ की सी दौड़ गई थी। इसने जल्दी से बच्चों की तरह हाथों की पूंछ से अपने गाल रगड़े। उठो, तुम्हें फरजाद छोड़कर आएगा। आयत ने सुनते ही अपना चेहरा साफ किया और बैग उठाकर इसके साथ निकले। फरजाद इनको आता देखकर दूर खड़ा हो गया। इसने आयत को गाड़ी में बैठाया, झुककर इसके माथे पर बसा दिया। ना जाने कैसा सुकून था इसके लम्स में। आंखें मूंद गई। जब भी मैं फोन करूं तुम फोन उठाओगे और मेरे हर मैसेज का जवाब दोगे, वरना तुम्हारे कमरे का रास्ता मुझे अच्छे से याद है। इसका गाल थपथपाता वो पीछे हट गया। वो जो इसके लम्स में खोई हुई थी इसकी बात पर होश में आई। गाड़ी के बाहर से ही घूर कर देखा इसे, जो फरजाद से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद फरजाद आकर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। इसने एक नजर बाहर से वो महल देखा था जो खूबसूरती में इनके मेंशन की तरह ही था। हल्की हल्की सरगोशियों पर इसकी आंखें खोली। वो आज नाइट ड्यूटी करके आता इसलिए दोपहर तक सोता रहा। इसने नजर मोड़ कर देखा तो वो मन्नत को गोद में बैठाए कुछ कह रही थी। पापा सो रहे हैं, अच्छे बच्चे पापा को नहीं जगाते। शफा इसे प्यार से समझा रही थी। पापा के पास जाना है। मन्नत अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मन्नू मेरी जान, मामा आपको आइसक्रीम खिलाएंगे ना, चलो। वो इसे मनवाने की कोशिश कर रही थी। नो मन्नू, बस पापा ते पास आई थी। नो मन्नू बस पापा के पास जाएगी। अपनी तोती जबान में अपनी जिद करी थी। आदम खानजादा को अपनी बेटी और बीवी पर टूट कर प्यार है। मन्नत आज जो पापा के पास, इसने उठकर बाजू फैला दिया। वो दोनों जो एक दूसरे में मसरूफ थे, हैरानगी से इसकी तरफ देखा। मन्नत तो बाप को जागता देखकर भागकर इसकी गोद में बैठ गई। शफा ने इनको देखकर कमरे से निकल गई। आदम ने इसका इस तरह जाना बहुत महसूस किया था। वो कुछ दिनों से बहुत मसरूफ था, घर ही बहुत कम आया था, मगर इसने शफा के रवैये में खिंचाव महसूस किया था। 15 मिनट बाद वो ट्रे में चाय का कप उठाए अंदर दाखिल हुई। इसके सामने रखकर वो जाने लगी। मन्नत इसे बातें करते करते सो गया। आदम ने इसका हाथ पकड़ लिया। शिफा ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। यहाँ बैठे हैं। इसके इशारे से वो बेड पर सिमट कर बैठ गई। तबीयत ठीक है आपकी? उदास लग रही है, आदम ने परेशानी से पूछा। जब वो जो हर वक्त चुपके चुपके इसे देखती रहती थी, इसके सामने आती ही वो खुल खिल जाया करता था। वो मुरझा गया था। वो अब इसकी तरफ देखना ही गवारा नहीं कर रही थी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शफा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। कोई बात परेशान करिए तो मुझे बताएं। आदम ने इसका हाथ पकड़कर सहलाया। इसकी हरकत पर शफा की बल्कि एलर्जी नहीं, सब ठीक है। ओके फिर जल्दी से रेडी हो जाए, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो दूर होकर बैठ गए। लेकिन मेरे पास कपड़े हैं, वो सादगी से बोली, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी हसीन बीवी हर जगह सबसे नुमाया नजर आए। इसके बाद एक गंभीर लहजा अपने कप कमाने पर मजबूर करके मैं आती हूँ वो कहकर बाहर भाग गई। इसकी जल्दबाजी देखकर आदम का कहका कमरे में गूंजा। इसने नहाते हुए चाय का कप उठाकर होंठों पर लगा लिया। एक एक की चमड़ी ढेर दूंगा मैं तुम लोगों से। एक लड़की काबू नहीं आ रही। पता लगाओ बलाश शाह से इसका रिश्ता क्या है, वो क्यों इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, कि खबर चाहिए मुझे। और साथ में वो लड़की भी। वो गुस्से से फोन पर चीखने लगा। फोन बंद करके इसने जैसे ही फोन रखा वो दोबारा बजने लगा। दूसरी तरफ से न जाने क्या क्या कहता है। वो जल्दी से उठा और शर्ट पहनता फोन उठा हाथ में उठाए भागते हुए निकला। डैमिट, सब निकलो अभी के अभी। पकड़े जाने पर अगर मेरा नाम किसी ने लिया ना तो उसके खानदान का हर फर्द अपने हाथों से मार दूंगा। वो फोन पर बोलते हुए जमीन के नीचे बने रास्ते से निकला था। वो जल्दी जल्दी एक तक क्वार्टर में इंस्ट्रक्शन देखने लगा था। इसे उम्मीद नहीं थी इसके इस ठिकाने का किसी को पता लग जाएगा। वो जैसे ही सुरंग का रास्ता खत्म होने पर ढक्कन हटाकर निकलने लगा। चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी से आंखें तनचंदी आ गई। आदम खान ज्यादा पुलिस यूनिफॉर्म में हाथ में गन पकड़े इसके सामने खड़ा था। चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। मिस्टर अरमान न्याजी, गैर कानूनी कामों की वजह से आपको गिरफ्तार किया जाता है। इसने अपने एक सिपाही को इशारा किया। अरमान न्याजी अभी तक शौक में था। इसका एक खुफिया रास्ता किसी को नहीं पता था। जल्दी जल्दी वो भी गन उठाना भूल गया था। अगर पुलिस वालों को ये रास्ता पता था तो यकीनन वो वापस आने का कोई फायदा नहीं था। इसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे किया। इसे यकीन था वो तमानियत पर इजहार कर रहा है। शाम का टाइम था। वो जैसे घर के पिछले साइड पर बने जिम से बाहर निकला पौधों को पानी दे रही थी। जब से इसकी दूसरी शादी की बात हुई थी कीरत और इसका समूह नहीं हुआ था, सामना नहीं हुआ था।
एक घर में रहते हुए भी एक बहुत बड़ी दीवार थी इनके बीच। वो ऐसा-ऐसा कदम उठाता इस तक पहुँचा, पीछे खड़ा होगा। कीरत अपने पुराने सूट में ही थी जिसका रंग तक उतर चुका था, जबकि अर्श खानज़ादा ने इसकी ज़रूरत की हर चीज़ इसे लाकर दी थी। इसके बावजूद कीरत की यही कोशिश थी वो उसकी दी हुई चीज़ से कम इस्तेमाल करे। बकौल इसके अर्श किसी भी चीज़ पर इसका हक नहीं है, और जो कुछ वो इसके लिए कर चुका है, इसका एहसान वो कभी नहीं भूलेगी, बल्कि इसका निकाह होते हुए इस घर से चली जाएगी। मुझसे ज़्यादा बेजान चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। अर्श की गंभीर आवाज़ में वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी, और जो इसके हाथ में पानी का पाइप था वो बेध्यानी में अर्श को पूरी तरह भगो गया। वो घबरा कर इसकी तरफ बढ़ी और इसकी टी-शर्ट साफ करने लगी। इस वक्त वो ब्लैक टी-शर्ट और ट्राउजर में था, मगर इस दौरान पाइप से निकलते पानी ने दोनों को भगो दिया। वो अपने सामने देख इतना घबरा गई, इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अर्श ने इसकी कमर में हाथ डालकर मजीद इसके करीब इसके हाथ से एक पाइप लेकर नीचे छोड़ दिया। अर्श की इस हरकत पर वो सांस रोके से देखने लगी। कीरत का भीगा सरापा इसके वजूद में उठती मसहूर कन खुशबू से मदहोश कर रहा था। एक तो महरम, ऊपर से मनपसंद बीवी, जो कि इसके गले में मौजूद पानी के कतरों को अपने होंठों से चुन लिया। इस वक्त वो सब कुछ बुलाए बस अपनी बीवी में गुम हो जाना चाहता था। इसे होश भी नहीं रहा कि वो कमरे में नहीं बल्कि खुली जगह पर है जहाँ कोई भी आ सकता। कीरत ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, इसका पूरा वजूद कांप रहा था। इसने अर्श की शर्ट कंधे से थाम ली। देखते ही देखते इसकी बंद आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो गया। अर्श ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में बड़ा बेकरारी से इसका हर आंसू अपने होंठों से चुनने लगा। वो जितना तेज रोती इसके लम्स में इतनी बेकरारी पड़ जाती। शफा जो अपने कमरे की खिड़की खोलने आई थी, अर्श और अकीदत तो इस हालत में देखकर एकदम गड़बड़ाकर खिड़की बंद करके खड़ी हो गया। आदम खानजादा ने तैयार होते मिरर से इसके हवाइयां उड़ते चेहरे को हैरानी से देखा। जो 2 मिनट पहले तो ठीक था, अब इसका चेहरा लाल हो रहा था। वो परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा। ठीक है, आप वहाँ क्या देख रही हैं? आपने क्या देखा? आपने वो शफा से पूछकर विंडो की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, वो कुछ भी तो नहीं। वो जल्दी से इसके सामने आ गई, मगर तब तक आदम खानजादा की जीरक निगाहों से नीचे का मंजर देख रहा था। एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखर गई। इसकी बीवी सिर्फ ये सब देखकर ही लाल हो गई थी, और कभी जो अपना हक लेने पर आया तो न जाने क्या हो जाएगा। ओके, नहीं देखता, आप चादर लेकर आ जाओ नीचे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे कहकर मोबाइल उठाता बाहर निकल गया। शफा ने कब की अटकी सांसें छोड़ी, जल्दी से चादर ओढ़कर बाहर निकले। इससे पहले उसके होंठों पर झुकता कीरत ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे धक्का दिया। वो जो पूरी तरह मदहोश था, एकदम होश में और सुर्ख आंखों से देखने लगा। अपना हक एक बार ले चुके हैं ना आप, आइंदा मेरे करीब मत आइएगा। मैं आपके एहसान की कीमत अपने वजूद से अदा कर चुकी हूँ। अब आप जरूरतें अपनी दूसरी बीवी से पूरी कीजिएगा। वो गम और गुस्से से चीखती वहां से निकल गई। पीछे वैसे जाते देखता रहा। इसके लफ्जों ने जितना अर्श खानजादा को लहूलुहान किया था, काश वो जान पाती। शफा आज पूरे 6 महीने बाद घर से बाहर निकली थी। आदम खानजादा इसके आने पर किसी मलका की तरह इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला था। वो झिझकती हुई इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। मन्नत को फरवा बेगम ने अपने पास रख लिया था। इसके बैठते ही गाड़ी घर से बाहर निकाल गया। रोड पर आते वो खुशी से बाहर गुजरता हर मंजर को इश्तियाक से देखने लगी। आदम ने इसके दमकते चेहरे को देखा। इसने पहले बहुत बार इसे बाहर चलने को कहा था, मगर वो हर बार मना कर देती थी। मगर आज इसका खिलता हुआ चेहरा देखकर इसे बहुत सुकून मिला था। मुझे चाट खानी है। रास्ते में चाट के ठेले को देखकर इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। जब एहसास हुआ तो इसने फौरन अपनी जुबान होंठों में दबा ली। इसने एक नजर चूर नजरों से आदम पर डाली, जिसका सारा ध्यान गाड़ी चलाने पर था। इसने शुक्र अदा किया कि इसने सुना नहीं है। वो अक्सर अशफाक साहब के साथ स्पेशली चाट खाने जाती थी। चाट और गोलगप्पों की तो वो दीवानी थी। वो सीधी होकर बैठ गई, मगर इसका दिल कहीं पीछे चाट के पास रह गया था। आदम ने इसका उदास होना बहुत शिद्दत से नोट किया था। शहर के बेहतरीन मॉल के सामने इसने गाड़ी रोकी, इसका हाथ थाम कर आगे बढ़ गया। वो इसलिए सबसे पहले फूड कोर्ट में आया था। काउंटर में ऑर्डर देकर वो इंतजार करने लगा। शफा बेदिली से इसके साथ बैठी थी। थोड़ी देर बाद जब ऑर्डर आ गया था तो इसने खुशी और हैरानगी से आदम खानजादा को देखा, जो अपने मोबाइल में मसरूफ था। यानी वो इतना बेखबर था नहीं जितना नजर आता था। इसे बेसाख्ता आदम पर प्यार आया। आदम ने खुद पर इसकी निगाहें देखकर इसे गोलगप्पे की तरफ इशारा किया। शफा ने एकदम गोलगप्पा उठाकर खटाई में डिप करके मुंह में डाला और खाने लगी, और इस तरह वो 3 खा चुकी थी। गोलगप्पे खाते हुए इसके जो एक्सप्रेशन चेहरे के थे, आदम खानजादा इसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह फिदा हुआ था। वो दुनिया से बेखबर ऐसे देख रहा था जैसे कोई मौजज़ा हो। आदम को इस तरह खुद को देखते पाकर वो शर्मिंदा हो गया। एक गोलगप्पा उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया। आदम ने चौंक कर नासमझी से इसकी तरफ देखा। आप भी खाए ना, मजे के हैं। शफा ने धीरे से कहा। नहीं, आप खाएं, मैं ये सब नहीं खाता। इसने मना कर दिया। प्लीज खाए ना, बहुत अच्छा है। शफा ने मासूमियत से कहा। बिल्कुल नहीं, अगर आपने नहीं खाना तो मत खाएं, चलते हैं। आदम कहकर उठने लगा। नहीं ना, मुझे खाने हैं, बस 3 ही तो बच्चे हैं, मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगी। इसने जल्दी से कहकर एक और मुंह में डाल दिया। आदम भी वापस अपनी जगह पर बैठकर इसे देखने लगा। शफा को उसकी निगाहों से उलझन तो हुई, मगर वो इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। शफा ने जल्दी से गोलगप्पे खत्म कर खड़ी हो गया। आदम इसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ गया। इतने में अच्छे नहीं, ये ठेले वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके कमेंट पर आदम ने इसे घूर कर देखा। आइंदा ठेले से आप कोई भी चीज नहीं खाएंगी। आपको फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मना कर रहा हूँ, मैं आपकी बीमारी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। वो रोबदार लहजे में बोलकर इसीलिए एक लेडीज शॉप में आ गया। जगह जगह डिस्प्ले में मुख्तलिफ ब्रांड्स और डिजाइन के कपड़े लगे थे। शफा ने बहुत मुश्किल से एक सूट पसंद किया। वो इसीलिए दूसरी शॉप पर आ गया जहाँ शादी ब्याह के कपड़े लगे थे। इनमें से पसंद करें आप, मैं यहीं बैठा हूँ, मगर ये सब शादी वाली हैं। वो धीरे से मनमनाई। मैं आपको इस तरह के कपड़ों में देखना चाहता हूँ आज रात। इसने झुककर इसके कान में सरगोशी की तो बतक कर इसे धो रही और आसपास देखने लगी, किसी ने देखा तो नहीं।
चेहरा खतरनाक हद तक लाल हो रहा था। आदम जाकर साइड पर रखे सोफे पर बैठ गया। वो अपने मेरे कदम उठाती अपने लिए सूट पसंद करने लगे। चेहरे पर शर्मो हया के रंग वाज़ेह थे। इससे हर सूट पर बहुत हैवी लग रहा था। आदम की नज़र सामने शीशे से बाहर लगी एक साड़ी पर पड़ी। ब्लैक कलर की वो स्लीवलेस साड़ी से इसे इतनी पसंद है कि उठकर बाहर आ गया। शफा को कब से इसके इसी की नज़रें खुद पर चुभती हुई महसूस हो रही, मगर हर बार वो आदम समझकर इग्नोर कर रही थी। बहुत मुश्किल से इसने एक सूट पसंद किया, सी ग्रीन चूड़ीदार पजामे के साथ लॉन्ग फ्रॉक जिसके बाजू और गले पर स्टोन वर्क किया हुआ था। इसके पसंद आने की सबसे बड़ी वजह इस डिज़ाइन का मन्नत के साइज का भी ड्रेस था। इसने दोनों पसंद करके जैसे ही आदम की तलाश में नजर दौड़ाई से लगा कोई पहाड़ इसके सर पर आ गिरा हो। जिससे बचने के लिए इसने आदम से पनाह ली थी। आज वही इंसान इससे सामने खड़े से घूर रहा था। वो घबरा कर अचानक भागने लगी कि सामने से आते आदम से बुरी तरह टकराए। वो बिना देखे भी आदम की इसकी खुशबू से पहचान गई थी। इसने सख्ती से आदम के गिर्द बाजू बांध लिया। आदम इस तरह से इसको घबराते देखकर परेशान हो गया तो इसने इर्द गिर्द देखा तो कुछ लोग खड़े होकर इन्हें ही देख रहे थे। शफा, आर यू ओके? आदम ने इसके लरसते वजूद को खुद से अलग करने की कोशिश की, मगर वो इस कदर घबराई हुई थी कि वो मजीद इसमें घुसने की कोशिश करने लगी। मुझे ले जाए, वो उससे कहने लगी। आदम ने हैरानगी से हर तरफ देखा, मगर कुछ भी इसमें मशकूक ना लगा। कोई नहीं ले जा सकता आप मेरे होते हुए आपको, मैं हूं ना आपके साथ। मैं इसको लोगों की परवाह किए बगैर बालों में हाथ फेरते हुए बोला। इसे अपनी कमर में शफा की ग्रिप ढीली महसूस हुई। इसने शफा का चेहरा सामने की तरफ लहराकर कुर्सी इसे बाजू में झूल गई। इसने अफसोस से अपनी बीवी को देखा। आदम खाजादा सबके सामने से बाजू में उठाए से लेते हुए बाहर निकल गया। कितने ही लोगों ने रश से इसे देखा था। इनके निकलते खून निगाहों से इसे दूर तक देखा था। वो इसे लेकर घर आ गया था। जब तक वो आए सब सोए हुए थे। इसने शफा को लाकर बेड पर लेटाया, शर्ट उतार कर खुद भी दूसरी साइड करके सीने से लगा लिया। इसने मोबाइल उठाकर एक मैसेज किया और मोबाइल साइड पर रखकर शफा की तरफ देखा जो उसके सीने पर सर रख कर लेटी थी। वो इतना तो समझ गया था वो किसी से डर कर बेहोश हुई थी। इसे सोच लिया था वो इसे एक मुजरिम को इबरतनाक सजा देगा। अभी से सोई मुश्किल से 2 घंटे हुए थे। शफा की बड़बड़ाहट में इसकी आंख खुली। वो ले जाएगा मुझे, ले जाएगा, बचा ले मुझे। वो नींद में इसके सीने में घुसने की कोशिश करने लगी। पसीने से इसका चेहरा शराब होता। शफा, उठे, कोई नहीं ले जाएगा आपको। वो इसे उठाने लगा, मगर वो होश में नहीं थी। वो बस इसमें गुम हो जाना चाहती थी। उठे, कोई नहीं, यहाँ मैं हूँ बस, आपको मेरे होते कुछ नहीं हो सकता। इसकी बड़बड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आदम ने उठकर इसे झंझोड़ा था। भारी होते सर के साथ शफा ने मंदी मंदी आंखें खोली। कई लम्हों तक वो खाली खाली नजरों से इसे देखने लगी। फिर रफ्तार इसे माल का हर मंजर याद आता। वो आंखें भड़कर इसके सीने से लग गई। आदम को इसके होंठों का लम्स अपने सीने पर महसूस हुआ। इसकी सांसें सीने में अटकने लगी। आदम ने जोर से इसे खुद में बेच लिया। मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। वो अटकते हुए बोली। वो इतना घबरा चुकी थी इस वक्त अपनी और आदम की पोजीशन का भी ख्याल नहीं रहा था। बोलते हुए इसके लब आदम के सीने को टच होकर इसके बढ़ते जज्बात को हवा दे रहे थे। ऊपर से इसके नाजुक हाथों का लम्स जो अपनी पीठ पर महसूस कर रहा था। आखिर वो कब तक बर्दाश्त कर सकता था? इससे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। इसने शफा के बालों को मुट्ठी में भरकर चेहरा सामने किया और बहुत बेकरारी से इन होंठों पर झुक चुका था। इस अचानक अफ्ताब पर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसने मजामत की कोशिश की, मगर आदम खान ज्यादा इसके दोनों हाथों को कैद करके बिना इसके होंठों को आजादी दे वो इसका लिटाता इस पर झुक गया। शफा इसकी बेबाकी पर कान की लो तक सुर्ख हो गई। इसने कभी आदम से सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो एक सुलझा हुआ बंदा था। वो लम्हे के लिए इसके होठों को याद करता है इसके बदलते रंगों को देखने लगा जो खतरनाक हद तक लाल हो गया था। आदम के हाथ इसकी कमीज के अंदर कमर में गर्दिश करने लगे। मर जाऊं, वो सांस रोक के सुर्ख चेहरे के साथ बोलने लगी, मगर आदम का ज्यादा इस पर झुकता इसके लफ्जों को पी गया। मैं कभी आपको मरने नहीं दूंगा, कहते हुए इसकी कमीज कंधे से सरका के और वहां जा बजा अपना लम्स छोड़ने लगा। इससे पहले वो सारे पर्दे गिराते तक कमरे में बजते मोबाइल ने सारा फजू तोड़ दिया। आदम ने एक नजर आंखें बंद किए कांपती अपनी बीवी को देखा और हाथ फड़ाकर फोन उठाकर कान पे लगाया। ओके, मैं आता हूँ। इसने फोन बंद करके रखा और झुककर इसके माथे पर बोसा दिया। अभी मैं जा रहा हूँ, ये डर निकाल कर खुद को तैयार कर ले, क्योंकि मैं इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। उसके गाल पर हाफ बेयर्ड मसलता उठकर वॉशरूम चला गया। शिफा ने कब से रुकी सांस बाहर के खुद पर कंबल डालकर लेट गई। 5 मिनट बाद वो यूनिफॉर्म से में तैयार हुआ बाहर है। मोबाइल और गन उठाता इसकी तरफ आया। इसके दोबारा पास आने पर आंखें मीच गई। आदम ने इसकी लरसती पलकों पर लब रख कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाते ही वो अपने सीने पर हाथ रखती बैठ गई। इसका दिल इतनी तेज जोर से धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो मॉल में देखे इंसान को पूरी तरह फरामोश कर चुकी थी। इसे याद था तो बस आदम और कुछ दिन पहले गुजरे हुए लम्हे। चेहरा खून चिलकाने लगा था। इसे अपनी सांसों से भी इसकी खुशबू आने लगी थी। होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी। इसे लगा वो इसे अब भी इसे देख रहा है। इसने कमरे के चारों तरफ देखा, एकदम खिलखिलाती हुई कंबल ओढ़े आंखें बंद कर दी। वो जिस मकसद के लिए आए थे वो कामयाब हो गया था। कुछ महीने से वो जिस शख्स को तलाश करे थे आज वो पकड़ा गया था। सर, वो शख्स कह रहा है आपसे मिलना चाहता है, बात आपके फायदे की है। अल्ताफ ने इसे इत्तला दी। शाम के 7 बजे थे। वो घर जाना चाहता था, मगर जब से अरमान न्यासी गिरफ्तार हुआ था वो बस आदम से मिलने की बात कर रहा था। वो कुछ सोचकर उठा, अंदर में बने खुफिया सेल की तरफ बढ़ा।
अभी तक अरमान न्याजी के पकड़े जाने की न्यूज़ उन्होंने मीडिया को नहीं दी थी। अरे एसएचओ साहब तशरीफ लाए हैं, चाय पानी का बंदोबस्त करो कोई। अरमान न्याजी ने देखकर उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत करो, यहाँ तुम्हारे ऑर्डर बजा लाने वाला कोई नहीं है, इसलिए काम की बात करो, क्यों मिलना चाहती हो। वो इसके सामने इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, इतनी भी जल्दी क्या है जनाब, कौन सा आपकी बहन भागी जा रही है। इसका जुमला मुकम्मल नहीं हो पाया था, आदम के मुक्का ने इसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया, आइंदा मेरे घर की औरतों का नाम भी अपनी जुबान से मत लेना, वरना तुम्हारी ये जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। अरमान न्याज़ी ने अपने नाक पर हाथ रखा जहां से खून निकल रहा था, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट वाज़ेह थी। अदम खानज़ादा ने हाथों को भींचकर अपने गुस्से को काबू किया और इसे खून-ख्वार नज़रों से कोने लगा। अरे एसएचओ साहब, आप तो बिला वजह गुस्सा करें, मैं तो सिर्फ आपको आगाह कर रहा था। अरमान न्याज़ी ने अपने हाथ झटकते हुए कहा, अरमान न्याज़ी, एक लफ्ज़ अपने मुंह से मत निकालना, वरना तुम्हें अपने पैदा होने पर भी पछतावा होगा। आदम ने इसे वार्न किया, अगर वो कानून का रखवाला नहीं होता तो उसकी बहन का नाम लेने पर उसकी बोटी बोटी कर देता। सर प्लीज़ आप चलिए, ये बस आपको गुस्सा दिलाना चाहता है। अल्ताफ ने आदम का गुस्सा देखकर इसे वहां से निकलने का को हाँ हाँ जाओ जाओ, यकीन नहीं आता तो बलात शाह का नाम पूछ लेना, अपनी बहन आयत से वो सब बता देगी। अरमान न्याजी ने अपने मुंह से जहर उगलना नहीं छोड़ा। आदम ने खुद को अल्ताफ से छुड़ाया, भागकर अरमान न्याजी के मुंह पर पैर दर पे वार करने लगा। अल्ताफ इसको काबू करना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल से उसे अलग करके खींचकर बाहर लाया। आदम गुस्से से वहां से निकला था। आदम खानजादा गुस्से में खुलता सीधा घर आया था, कैसे कोई बाहर का इंसान इसकी बहन का नाम किसी के साथ जोड़ सकता था। सामने से आयत सबके साथ बैठी नजर आई। आदम चलते हुए उसके पास आया, क्या तुम बलात शाह को पहले से जानती हो। इसके सवाल पर वहां हर शख्स हैरत ज़दा था, वो घबरा कर खड़ी होगी। अर्श की भी नजर आयत के चेहरे पर थी। क्या तुम बलात शाह को जानती हो। आपकी अबदम की आवाज ऊंची थी। नहीं मैं नहीं जानती भाई, इस वक्त इसकी जुबान से ही निकला। आदम के गुस्से से वहां मौजूद शफा भी आयत के साथ थर थर कांप रही थी। वो एक पुलिस वाला था, आयत का नजरें चुराने से छुपाना नहीं था, मगर सिर्फ शक की बुनियाद पर वो कुछ कहना नहीं चाहता था। वो बिना किसी को देखे लंबे लंबे ढक पड़ता निकलता चला गया। अर्श ने भी आयत का कांपता वजूद देखा था। आयत वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। एकदम वहां खामोशी छा गई थी, जिसे सजदा बेगम ने तोड़ा। आदम को जरूर किसी ने कुछ गलत बताया होगा, इसलिए इसे इतनी गुस्से में था, वरना हमारी आयत कभी भी हमसे कभी कुछ नहीं छुपाती। इनके लहजे में एक सगी बेटी जितना मान था। हाँ भला वो क्यों पहले से इस लड़के को पहचानेगी, अगर ऐसा होता तो वो जरूर हमें बताती। फरवा बेगम ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। अर्श भी वहां से उठकर चला गया। इसके बाद सजदा बेगम ईशा और अर्श के निकाह की बात करने लगी, जो कि कल होना था। वो भागती हुई कमरे में आई, अभी तक थर थर कांप रही थी। वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी और ना ही सब में इसका कोई कसूर था, लेकिन वो कोशिश के बावजूद सच किसी को नहीं बता पाई थी। कल ही तो इसने इरादा किया था वो आदम से बात करेगी, मगर इससे पहले ही आदम इसे पूछ चुका था। वो लड़खड़ाते कदमों से बेड तक गई और साइड टेबल से मोबाइल उठा लिया। कांपते हाथों से इसने नंबर ढूंढा, जो कि हब्बी के नाम से सेव था। शायद बिलाज ने इस दिन खुद ही कर दिया था। इस नंबर मिलाया तो दूसरे ही बेल पर रिसीव कर लेगी। बिलाज शाह स्पीकिंग। फोन के तरफ दूसरी तरफ से बिलाज शाह स्पीकिंग गूंजा। इसकी आवाज सुनते ही वजारों कतार रोने लगी। जानम ठीक हो, बताओ क्या हुआ है। बिलाज तो इसके रोने पर ही परेशान हो गया था। वो रोते हुए इसको सब बताती चलेगी। आपकी वजह से हुआ सब कुछ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, सब मुझे गलत समझेंगे। वो फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। जानम, इससे आयत का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आयत ने फोन बंद कर दिया और रोते रोते ही वहीं सो गई। इन्हें इस्लामाबाद आए हुए 4 दिन हो गए थे। जजा ने मुमकिन कोशिश की थी इसका जीना हराम करेगी, और कुछ हद तक हो भी गया था। इसने मीटिंग ना होने के बावजूद भी इसने ज्यादा वक्त बाहर गुजारा था। आज की लास्ट मीटिंग थी और सुबह की फ्लाइट से इसे निकलना था, मगर आज वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज शाम से मौसम बहुत खराब था। अब तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो किसी से ना डरने वाली लड़की बारिश और आसमानी बिजली के मामले में इंतहाई डरपोक थी। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। बारिश का जोर तेज होने लगा था। वो घबरा कर दरवाजे तक आई और एक बार बाहर देखकर वहां भी सुनाटा था। वो वापस अंदर चली गई, दिल में अल्लाह का विर्द कसरत से करने लगी। अचानक लाइट चली गई। डर के मारे इसकी जान निकलने ही वाली होगी कि इसने बेड पर हाथ टटोलते हुए मोबाइल ढूंढने लगी। कोशिश की, मगर याद आया वो सुबह ही सलार को चुराने के लिए इसका फोन तोड़ चुकी थी, जिसके बदले में सलार आज मीटिंग में जाते हुए इसका मोबाइल ले गया था। दिसंबर की ठंडती हुई सर्दी इसके जिस्म के आर पार हो रही थी। ऊपर से बिजली गरजने की आवाज, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। जिजा बेबी को हम ले जाएंगे आसमान में और जिनसे तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ हाँ, एक अजीब बारीक सी आवाज इसकी कानों से टकराई। यही आवाज उसके डर की वजह थी। वो जोर जोर से नब्बे में सलाने लाने लगी। डर की वजह से आवाज इसके गले से निकलने से इनकारी थी। आंसू आंखों से निकलकर कानों पर बहने लगे। वक्फे वक्फे से बिजली चमकने की आवाज पर इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। काश वो घर पर होती तो आज इस हाल में ना होती। इसने शिद्दत से अल्लाह से सलार को भेजने की दुआ की। वो हल्की हल्की काम भी रही थी। अचानक कोई नरम सी चीज के पाँव के ऊपर से गुजरी। एकदम वो जोरदार चीख मारते हुए भागी थी। इसे खुद भी नहीं पता था वो किस तरफ जा रही है। सामने से आते ही सलार से बुरी तरह टकराई थी। सलार जो पूरी कोशिश करके जल्दी आया था, क्योंकि वो जानता था बारिश और चमकती बिजली से वो बहुत डरती है। इसकी चीख वो एक साथ 3-4 सीढ़ियां पर भागता ऊपर आया था। सामने सलार को महसूस करे वो बुरी तरह इस पर लटक गई थी। इसका जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। सलार ने इसे अपने मजबूत बाजुओं में भर लिया था। जैसा कि चीख सुनकर जो लोग आए थे वो सलार को इसके साथ देखकर मुस्कुराते हुए वापस चले गए। सलार इसे उठाते हुए दरवाजा बंद करता कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर इसे बेड पर लेटाने की कोशिश की, मगर उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जबकि जजा की गर्म सांसें से अपने गर्दन पे महसूस करके जब्त का इम्तिहान ले रही थी। तो मेरे जब्त का इम्तिहान ले रही हो, अगर मैं अपना जब्त खो गया तो मुझसे कोई शिकायत न करना। उसे छोड़ने की वजह से खुद में भींच कर गंभीर लहजे में बोला। इसकी आवाज पर जजा होश में और शर्मिंदगी से थोड़ी दूर होगी। मोबाइल थे मेरा, मुझे
टॉर्च ऑन करनी है। वो असली अंदाज में बोली थी, आई एम सॉरी बैटरी डेड हो चुकी है। सलार ने संजीदगी से जवाब दिया। इससे पहले कि वो इससे खरी खरी सुनाती, अचानक जोर से बिजली चमक के दोबारा इसके गिर्द बाजू बांध गई थी। सलार अपनी सांसें तक रोक गया। इसने महसूस किया तो ठंड से काम भी रही थी। जजा को अपनी जिद पर अफसोस हुआ और अपनी की वजह से अपनी मुसीबत में फंसी थी। वो गुस्से में घर से गर्म कपड़े नहीं लाई थी, और जब सलार ने इस पर परसों शॉपिंग चलने कहा था, इसने इंतहाई बदतमीजी से मना कर दिया था। सब ठीक है, डरो मत, मैं यही हूँ। सलार ने इसे अलग करने की कोशिश की। जजा ने इसके गिर्द बाजों को सख्ती से बांध दिया। देखो, तुम मेरे जज्बात के साथ खेल रही हो, प्लीज दूर हो जाओ। वो बेबसी से बोला था, लेकिन वो तो जैसे इस दुनिया में थी ही नहीं। ठंड और डर ने इसका मफलूज कर दिया था दिमाग। अगर तुम इस तरह मुझसे चिपकेगी तो मैं अपनी तमाम हदें पार कर जाऊंगा, फिर मुझसे कोई शिकायत मत करना। इसने जैसे वार्न किया, मगर जजा तो बस इसकी बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। वो खुद भी इससे दूर नहीं जाना चाहती थी। सलार इसे बाहों में लिए बेड पर लेट चुका था, जैसे ही इसे के साथ चिपकी हुई थी। इसे शफा के होंठों को अपने लबों में कैद किया और कतरा कतरा इसके होंठों का जाम पीने लगा। इसके इस लम्स में शिद्दत थी। जजा ने सख्ती से इसकी शर्ट अपने हाथों में खड़ी दबोच ली थी। जब इसकी सांसें रुकती महसूस हुई तो सलार से थोड़ा दूर हुआ। जाती पते इसने अंधेरे में से दूर जाना चाहा, मगर सलार इसकी गर्दन के गिर्द बाजू लपेट कर अपने हिसार में लेते हुए इसकी गर्दन पर अपने ठंडे लबों का लम्स बखेरने लगा। जबकि वो कुछ ठंड और मौसम के डर और कुछ इसकी गुर्बत में बेहाल होती, खुद को इसके स्पुर्द कर गई। इसकी बेपाक हरकतों पर कभी इसके सीने में मुंह छुपा लेती तो कभी वहां से उठकर भागने की कोशिश करती। इस तन्हाई ने इन दोनों को एक दूसरे के इंतहा के करीब कर दिया था। सलार इसके शर्माने घबराने रूप को अपनी मोहब्बत से संवारता समेटता चला गया। बाहर बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था और अंदर वो इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भुगोता चला गया। अब कोई डर, कोई गुस्सा न था। अगर याद था तो बस इतना कि वो दोनों एक दूसरे की हैं। किसी की गर्म सांसें अपनी गर्दन में महसूस करके इसकी आंख खोली थी। थोड़ी देर तक वो बेख्याली में खुद पर झुके सलार को देखती थी। सलार इसकी खाली नजरों को देखकर इसके होंठों पर झुका, इसके होंठों पर अपने लब जमा गया। इसकी इस हरकत पर जजा की आंखें फटी की फटी रह गई। इसे गुजरी रात का हर लम्हा याद आता गया। इसने सलार को खुद से दूर झटका और बेड से उतरकर खड़ी हो गई। सलार ने खमार आलूद नजरों से इसे देखा, जिसकी हैरान निगाहें इस पर जमी थी। जजा ने इसकी शर्टलेस वजूद को देखा और एक नजर अपने आप को देखा। इसे एक और झटका लगा था। वो सिर्फ सलार की ब्लैक शर्ट में थी जो इसने कल पहन रखी थी। वो शर्ट इसके वजूद को पूरी तरह ढकने में नाकाम हुई थी। इसकी आंखों में आंसू जमा होने शुरू हो गए थे। वो भागती हुई वॉशरूम में घुस गई थी। सलार हैरानी से बंद दरवाजे को देखता रहा। तो जगजा के रात के रवैये को इसकी रजामंदी समझा था। इसे लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर इसकी हैरान आंखों से इसे बहुत कुछ समझा दिया था। वॉशरूम में इसके रोने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। सलार काफी हद तक जब्त करता रहा, मगर जब इसका जब्त जवाब देगा तो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। धड़ धड़ा दरवाजा बंद बजाने लगा। दरवाजा खोलो जजा, वो संजीदगी से बोला था, मगर अंदर से रोने की आवाज में से कोई फर्क नहीं आया था। मैंने कहा दरवाजा खोला, ऐसा भी कोई जुल्म नहीं हो गया तुम पर। शोहर हूँ तुम्हारा, हक रखता हूँ तुम पर। वो गुस्से से बोला था, यहाँ से जाए। आप रोते हुए बोली थी, बकवास मत करो, अब अगर तुम्हारे रोने की आवाज है मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। इसके लहजे में वार्निंग थी। वो मरती क्या ना करती, अपने आप को देखने लगी। मैं भी निकली ना एक आम औरत, अपनी बेइज्जती भूलकर इसकी झोली में कितनी आसानी से गिर गई। इस वक्त खुद को देखते हुए सोचने लगी, इसमें हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो दोबारा इसका सामना कर सके। वो अपना एक सूट भी नहीं लाई थी, ना ही सलार से मांगने की हिम्मत थी। सलार जाकर दूसरे कमरे के वॉशरूम से फ्रेश होकर आया, तब भी वो वॉशरूम में थी। कुछ सोचकर वो अलमारी की तरफ बढ़ा, वहां से जजा का एक सूट लेकर इसके दरवाजा नॉक किया। ये सूट ले लो, जल्दी निकलो, हमें वापस भी जाना है, इसने संजीदगी से कहा था। जजा ने दरवाजा खोलकर इसके हाथ से सूट पकड़ने की कोशिश की, मगर सलार ने घुस के इसका जबड़ा दबोच कर दीवार से लगा दिया। इसकी सूजी आंखें देखकर इसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। जजा ने इसकी हरकत पर आंखें मीच ली। क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ बोलो, कौन हो मैं जिसके छूने पर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? गुस्से से इसके चेहरे पर फनकारा था, मगर सामने वो लपसीए खड़ी थी, जैसे इससे ना बोलने की कसम खाई हो। बीवी हो तुम मेरी, और जो कुछ हुआ मैं हमारी मर्जी से हुआ है, लेकिन कान खोल कर सुन लो, आगे तुम्हारी मर्जी है। नहीं भी हुई तब भी मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, बार बार आऊंगा, क्योंकि मेरा हक है, तुम मुझे नहीं रोक सकती। जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, हमें निकलना है, घर से कॉल आ रही है। वो गंभीर लहजे में कहता, इसके होंठों का नन्ही से छूता वॉशरूम से निकल गया। इसकी जाती इस अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। वो ना चाहते हुए भी इसके सामने कमजोर पड़ रही थी। वो शख्स इससे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि इसकी मोहब्बत को टुकराया था इसने। वो कैसे इतनी कमजोर पड़ सकती है इसके सामने? इसने जोर से दरवाजा बंद किया था। आधे घंटे बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो कमरा खाली था, कोई भी सामान नहीं था। इसने जल्दी से अपने बाल सुखाए। पहली बार शायद आज इसने चादर ली थी, शायद सलार के दिए हुए निशानात को छुपाने के लिए। इसने सोच लिया था वह मर कर भी इसको खुद के करीब नहीं आने देगी। थोड़ी देर बाद सलार की आवाज पर बिना इसकी तरफ देखे बाहर निकल आई थी। सलार ने एयरपोर्ट की कैब बुक करवाई थी और वो पीछे जजा के साथ बैठ गया। समझ कर दरवाजे के साथ लगी। जरा ने इसकी हरकत बकौर देखी थी। इसने अपना बाजू जजा की कमर में डाल के इसे खींच कर अपने पास किया था। इसने खून ख्वार नजरों से इसे घूरा, जो अनजान बना सामने देख रहा था। इसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर ड्राइवर का लिहाज करके जब्त करके थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे। फिर सलार ने इसे मजीद तंग नहीं किया। कराची पहुंचने तक इसने मजीद इसे तंग नहीं किया था। यार ऐसा ना वो मजीद दूर हो जाए, क्योंकि इसने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। और सलार के सामने परेशानी से बोला। सलार खुद हैरान था, कोई लड़की अपने शोहर को दूसरी औरत का कैसे होने दे सकती है? भाभी की मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन हमारे इस ड्रामे से छोटी अम्मी की जिद तो खत्म हो जाएगी ना। बाकी रही भाभी की बात, तो तुम इन्हें बाद में भी अपने तरीके से समझा लेना। बात तो ठीक है तुम्हारी। अर्श कहकर तैयार होने लगा। वो दोनों तैयार होकर निकले थे। दोनों ही व्हाइट कुर्ता शलवार पहना था। ईशा भी अपनी फैमिली के साथ आ चुकी थी, क्योंकि इनका घर फेरोज मेंशन जितना ना था। अर्श ने चारों तरफ नजर उड़ाई, आज भी उसे कहीं नजर नहीं आई। वो आयत के कमरे की तरफ बढ़ गया। माहौल अजीब सा सोगवार सा था।
सिवाय सजदा बेगम और उनकी बहन की फैमिली के कोई भी खुश नहीं था। अकीदत इससे रास्ते में ही मिल गई थी। वो उसे देखकर वहीं से वापस मुड़ने लगी, मगर अर्श ने इसका हाथ पकड़कर रोका। कहाँ जा रही हो? अर्श ने इसे रोककर पूछा। कहीं नहीं, मैं कमरे में जा रही हूँ, कहीं आपकी होने वाली बीवी मुझे देखकर नाराज ना हो जाए। इसे संजीदगी से जवाब दिया, मगर इसके लहजे में मौजूद जेलसी उसकी सुर्ख आंखें देखे इसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। यानी इसकी बीवी इतनी भी संग दिल नहीं थी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, वाकई मेरी बीवी को बुरा लग सकता है। इसने होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए कहा। तो अकीदत ने सिर्फ अफसोस से देखा। अर्श बेटा, मौलवी साहब आ गए, तुम भी आज और आदम को फोन करके पूछो वो कहाँ रह गए। सजदा बेगम की आवाज पर अकीदत को छोड़कर दूर हुआ था। अकीदत ने आंसू भरी आंखों से इसे देखा और आयत के कमरे में घुस गई, जहाँ शिफा और आयत पहले से ही मौजूद थे। अकीदत आई, मुस्कुराती हुई वहां बैठ गई। इन दोनों के उदास चेहरे को देखकर इसे इन पर प्यार आया था। भाभी अब मना क्यों नहीं करती भाई को? शिफा ने बेबसी से कहा, अगर इनको मुझसे वाकई मोहब्बत होती तो मुझे मना करने की जरूरत ही क्यों पेश आती? वो बस दिल ही दिल में सोच सकी। भाभी आप बेवजह परेशान हो रही हैं, मैं ठीक हूँ, आप दोनों को बड़ी अम्मी नीचे बुला रही हैं। कीरत ने इनसे कहा और वॉशरूम में घुस गई। वो दोनों एक दूसरे को उदासी से देखती नीचे आ गई थी, जहाँ ईशा सच सवर के लाल रंग का शरारा पहने बैठी थी। बेटा जजा कहाँ है? सजदा बेगम ने शफा से पूछा। अम्मी इनकी तबीयत ठीक नहीं, वो सो रही है, जवाब सलार ने दिया था। मौलवी साहब निकाह शुरू करे। ईशा के बाप के कहने पर मौलवी साहब सीधे होकर बैठ गए। अर्श ने घबराकर सलार को देखा, जिसने इनके आंख के इशारे से तसल्ली दी। सर ये रहा सारा रिकॉर्ड। अल्ताफ ने नजरें झुकाई, एक फाइल इसके सामने रखी। इस फाइल में मौजूद सीसीटीवी फुटेज की सीडी निकाल कर इसने अपने लैपटॉप में लगाई। इसमें जो फुटेज इसे नजर आई, आदम खानजादा को लगा किसी ने पिघला हुआ शीशा इसमें डाल दिया हो। ईशा बिनते अशताब का निकाह, इतना भी क्या चलती है मौलवी साहब, ठहर जाएं। एक भारी मर्दाना आवाज पर सबने दरवाजे की तरफ देखा। सलार और अर्श ने गहरी सांस ली थी। ईशा की आंखें घबराहट के मारे फैल गई थी। ये लड़का फहद था, जो इसका पिछले 3 महीने से इसका मौजूदा बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ इसके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। लेकिन जब अर्श ने शादी के लिए हाँ की तो वो बिना किसी चीज की परवाह किए खुश हो गई थी। लेकिन आज इसे यहाँ देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कौन हो तुम? सबसे पहले अर्श साहब उठे थे। ये तो आप अपनी बेटी से पूछे सुसर जी कि मैं कौन हूँ। फहद ने ईशा की खूबसूरत नजरों में देखा था। बकवास मत करो, तुम निकलो यहाँ से। ईशा की मां ने इस लड़के को नफरत से कहा। कहीं ना कहीं वो खुद भी अपनी बेटी की करतूतों से वाकिफ थी। बाकी घर की सारी खवातीन हैरानगी से ये सब तमाशा देख समझने की कोशिश करी थी, जबकि सलार और अर्श पुरसकून अंदाज में बैठे थे। निकलने के लिए तो नहीं आया, आपकी बेटी से अपना हिसाब लेने आया हो। मुझसे से शादी किसी और से करने जा रही है, वादे मुझसे निभाए किसी और के साथ जा रही है। ये तो नाइंसाफी है ना, वो मुस्कुराते हुए बोला। ईशा ने घबरा कर सबको देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ को। अर्श संजीदगी से उठकर इसके पास आई। लड़की मुझे शादी का वादा कर चुकी है, पिछले 3 महीनों से हम रिलेशनशिप में है। पिछले महीने तो हम साथ में दुबई घूमने गए थे। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए आप। इस लड़के ने मोबाइल निकाल कर अर्श के हाथ में दिया, जिसमें इन दोनों की अनगिनत तस्वीरें थी, और कुछ तस्वीरें तो ऐसे थी जो कि देखते हुए भी इसे शर्म आ रही थी। इसने मोबाइल सजदा बेगम के हाथ में दी है। जैसे जैसे वो देखती कि वो बेयकीनी से ईशा को देखने लगी। वो अपनी भांजी की वजह से अपनी बेटे की खुशियों को भी पसे पुश डाल गई थी, और इसने क्या किया, सबके सामने इनको शर्मिंदा कर दिया। वो ईशा के सामने जाकर खड़ी हो गई। सब क्या है ईशा? सजदा बेगम ने गमा गुस्सा से पूछा। खाला जैसा आप सोचिए वैसा नहीं है। अपनी सफाई देने लगी, मगर सजदा बेगम के हाथ से पड़ने वाले थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। वो गाल पर हाथ रखे इन्हें देखने लगी। ईशा की अम्मी फौरन आगे आई थी। बाजी आप मेरी बेटी पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकती। खबरदार, जो एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। ये तुम्हारी तरबियत है? आज तुम्हारी बेटी किसी और के साथ रंगरलियां मनाकर हमारी आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। इनके लहजे में नफरत वाज़ेह थी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ अपनी इस बेटी को लेकर। वो कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। फरबा बेगम भी इनके पीछे गई थी। ईशा नफरत से इस लड़के को देखकर अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। एक एक कर सब चले गए थे। अब वहां से सलार और अर्श बैठे थे। दोनों ने पहले अदौसी से एक दूसरे को देखा, फिर चारों तरफ देखा। फिर एकदम इन दोनों का कहकाम पूरे लॉन्च में गूंजा था। भाभी इनको कभी भी मैंने सुतेले बहन भाई नहीं समझा। हमेशा मैंने सगों से बढ़कर इज्जत और प्यार दिया, मगर इन लोगों ने हमेशा सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। आज मैं अपने बच्चे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही, ना उस बच्ची से। मैंने हमेशा उसे बुरा भला कहा, सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से। आज वही लड़की मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दी। कोई लड़की इतना कैसे गिर सकती है? सजदा बेगम का गम खत्म ही नहीं हो रहा था। भूल जाओ सजदा, अच्छा हुआ तुम्हें सब पहले से पता चल गया, वरना बहुत बुरा हो जाता। फरवा बेगम संजीदगी से बोली। अचानक बाहर से चीखने की आवाज आने लगी। वो दोनों उठकर बाहर आ गई। आयत बाहर आओ, कहाँ हो तुम? आदम की धाड़ पूरे घर में गूंज रही थी। मुलाजिम इसका गुस्सा देखकर वहां से हट गए थे। सलार और अर्श भी परेशानी से इसकी तरफ देखने लगे। जजा जो नींद में थी वो भी उठकर बाहर आ गई थी। शफा भी घबराई हुई सी बाहर आई। आयत अपने नाम की पुकार पर खौफजदा होकर बाहर आई थी। इसके आते ही आदम ने वो फाइल इसके पैरों पर फेंकी थी जो वो साथ लाया था। कुछ तस्वीरें जमीन पर बिखर गई थी। आयत ने घबराकर मुंह पर हाथ रख लेते। सब क्या है? आदम इसके सामने खड़ा सुर्ख अंगारा आंखों से पूछने लगा। वो भाई मैं सब बताती हूँ, वो टकते हुए बोली। आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। सलार ने फर्श पर पड़ी एक तस्वीर उठाई, जिसमें बलाचा गाड़ी में बैठा इसकी तरफ झुका हुआ था। दूसरी तस्वीर में वो इसके कमरे की विंडो से निकलता हुआ दिखाई दिया। एक और तस्वीर में वो इसकी गाड़ी में बैठ रही थी। एक और तस्वीर अस्पताल की थी, जहां वो इसकी कमर में हाथ डाले खड़ा था।
इस वक्त इसका चेहरा धुआं-धुआं हो रहा था। इसने बेयकीनी से अपनी बहन को देखा जिसे ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। "मुझे ये बताओ क्या तुम इसके साथ इसके घर गई थी अकेली? हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे।" आदम की फनकार पर इसने सख्ती से आँखें मीच कर इस बात में सारे ला दी और वहीं सलार का हाथ इसके चेहरे पर निशान छोड़ गया था। वो गाल पर हाथ रखे वहीं बैठ गया। आज पहली बार इसके भाई ने इस पर हाथ उठाया था। "क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? अगर वो शख्स तुम्हें इतना ही पसंद था तो हमें बताती। इस तरह छुप-छुप कर तन्हाइयों में मिलने की क्या ज़रूरत थी आयत?" आदम ने गम गुस्से से पूछा, मगर वो फिर भी खामोश रही। "जवाब दो आयत वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा आज।" सलार इंतहाई गुस्से में इस तक पहुँचा। इससे पहले कि इसके गाल पर दूसरा थप्पड़ लगाता जैसा जल्दी से आयत के सामने आ गई। अर्श ने भी सलार का हाथ पकड़ के रोका। "मैंने कहा मुझे छोड़ो आज मैं इसे जान से मार दूँगा। हमारी दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है इसने।" सलार के लहजे में टूटी ईमान की किरचियां थी। सब हैरानगी से आयत को देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं आता आयत कब कुछ ऐसा भी कर सकती है। "इस लड़के को बुलाओ, फोन करके बोलो अपनी फैमिली को लेकर निकाह करे तुमसे।" आदम ने संजीदगी से कहा, जो जमीन पर बैठी थर थर कांप रही थी। "मैं यहाँ हूँ सलार साहब, आपने याद किया और हम हाजिर हो गए।" पीछे से आने वाली आवाज पर सबने दरवाजे की तरफ देखा जब बलात शाह हमेशा की तरह ब्लैक जीन्स शर्ट के ऊपर जैकेट पहने खड़ा था। चेहरे पर किसी किस्म का डर, शर्मिंदगी, अफसोस नहीं था, बल्कि एक तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। सलार ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। वो मर कर भी अपनी बहन की शादी इससे नहीं करना चाहता था। "क्यों आए हो यहाँ? निकलो अभी हमारे घर से। तुम जैसे घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की?" सलार ने नफरत से इसके पास जाकर धक्का दिया। वो थोड़ा सा लड़खड़ाया था, मगर चेहरे पर पुरसकून था। आज इसके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। "अरे साले साहब, अभी तो आपके भाई ने कहा मुझे बुलाने को, इसलिए मैं हाजिर हो गया।" इसने मुस्कुराते हुए आयत की तरफ देखा। "कोई निकाह नहीं होगा, निकलो यहाँ से।" अर्श ने भी इसे देखकर इंतहाई गुस्से से कहा, जो शर्मिंदा होने की बजाय डटाई से इसके सामने खड़ा मुस्कुराता। "निकाह तो हो चुका है, इसके लिए मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं। आज तो मैं यहाँ अपनी बीवी को लेने आया हूँ।" इसके लफ्जों से वहां खड़े सब लोगों के सरों पर पहाड़ गिराया था। आयत ने मलतजी नजरों से बलाज को देखकर नफी में सर हिलाया था। सब बेयकीनी से आयत को देख रहे थे, जो जुजा सब के साथ कांप रही थी। "अपने मुंह से एक लफ्ज मत निकालना वरना तुम्हारी जुबान गुत्ती से खींच लूंगा।" आदम ने इसकी आंखों में देखकर सख्त लहजे में से वार्न किया। अर्श और सलार भी गुस्से से इसकी तरफ आए थे। इनको यकीन था आयत निकाह जितना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। तो इतनी आज़ादी तो थी इनके घर में कि कोई अपनी पसंद का इजहार करे तो घर वाले कभी मना नहीं करेंगे और वो अपने भाइयों की इज्जत को इस तरह कभी खराब नहीं करेगी। बलाज शाह बिना कुछ के अपनी जैकेट के अंदर से एक इन्वेलप निकाल कर आदम के हवाले कर लिया। सबके दिल एक साथ धड़के थे। आदम ने डूबते दिल से इन्वेलप खोला था। इसमें मौजूद पेपर्स और पिक्चर्स ने इसका यकीन पाल में तोड़कर चिकना चूर कर दिया था। सलार ने आदम का चेहरा देखकर बेचैनी से आदम वो सब पकड़ा था। निकाह नामे पर आयत का साइन देखा, वो भी साख्त हुआ था। इस सब चीजें प्रियंका बलाज शाह के मुंह पर मुक्का मारा था। बलाज ने अपनी बिना किसी लिहाज के जवाबी कार्रवाई की थी। दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता हो गए थे, जबकि आदम की बेयकीन इसने आयत पर थी। "भाई आपको सब सच।" आदम ने हाथ उठाकर इसे बोलने से रोक दिया था। आंखें सबसे लाल हो रही थी। अर्श ने बहुत मुश्किल से इन दोनों को लग गया था। दोनों एक दूसरे को खूनख्वार नजरों से देख रहे थे। "बलाज शाह अपनी बीवी को अपने साथ ले जाए। आज के बाद खानजादा मेंशन के मकीनों से आपकी बीवी का कोई ताल्लुक नहीं।" आदम ने सर लहजे में अपना फैसला सुनाया। सबने तड़प कर इसकी तरफ देखा था, सिवाय सलार और अर्श के। बलाज के चेहरे पर पूरी सरार से मुस्कुराहट। "नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी प्लीज।" आयत ने तड़प कर आदम का हाथ थामा था, जिसे इसने बेदर्दी से झटक दिया। "आदम बेटा, ऐसा मत करो, बच्ची है वो, गलती होगी, माफ कर दो।" फरवा बेगम ने रोते हुए आदम से कहा। "बड़ी अम्मी, मैं इस बच्ची ने आज हम भाइयों की इज्जत को बीच सड़क पर उछाल दिया है। एक बाप से बढ़कर मोहब्बत थी हम तीनों ने हमेशा, और उसने क्या किया हमारे साथ? अगर इसको ये इंसान इतना ही पसंद है तो हमें बता सकती थी, लेकिन इसने आज एक बाहर वाले इंसान के लिए हमारी मोहब्बत को हमारे मुंह पर मारा।" कहते हुए सलार की आंखों ने एक बाकी आंसू निकलकर दाढ़ी में जज्ब हो गया था। बलाज शाह यही सब तो चाहता था। इनकी तड़प इससे सुकून मिल रहा था। वो बता नहीं सकता था। "भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दिया।" तो तड़पने इसके सीने से लग गई थी। सलार ने इसका बाजू पकड़कर खुद से दूर झटका। "भाई से कहा कहीं यहाँ से चली जाए वरना मैं खुद को कुछ कर दूंगा।" सलार कहकर अंदर बढ़ गया तो रोते हुए इसके पीछे जाने लगी, मगर आदम ने इसका हाथ पकड़ कर रोका। "ले जाओ इसे।" आदम ने इसे लाकर बिलाज के सामने छोड़ा। बिलाज शाह ने इससे बड़े हक से इसका हाथ थामा था। "छोड़े मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना।" इसने नफरत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश किया, जो इसकी वजह से हुआ था ये सब। बिलाज बिना कुछ कहे से लेकर बाहर जाने लगा। "अर्श भाई, मुझे रोक ले, मुझे नहीं जाना प्लीज।" वो चीखते हुए सबसे मिन्नतें करने लगी, मगर वो दोनों कान बंद के अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। औरतें सारी रोने लगी। आयत की मजामत पर इसने झुककर सबके सामने अपने बाजों में उठा लिया तो बाहर की तरफ बढ़ गया। इनके निकलते ही फरवा बेगम सीने पर हाथ रखती लहरा कर गिर गई। सबके चीख पर सब मर्द कमरे से निकल आए तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। आदम ने इन्हें पासों में उठा लिया और सब अस्पताल की तरफ भागे थे। मंदिर की वजह से सिर्फ शिफा ही घर पर रुकी थी। वो इसे शाह हाउस लेकर आता है। इसके साथ वो किसी रोबोट की तरह चल रही थी। रात 12 बजे का टाइम था। इनकी गाड़ी की आवाज पर अम्मा जान अपने कमरे से बाहर आ गई थी। इनका यही मामूल था, जब वो घर पर होता था अम्मा जान रात का खाना अपने हाथों से खिलाती थी। बलाज के साथ आयत को देखकर वो हैरान रह गई थी। इसने अम्मा जान के पास आकर आयत का हाथ छोड़ दिया। "बेटा, इस तरह कहाँ से ला रहे हो तुम इसको?" अम्मा जान ने परेशानी से बलाज से कहा। "रुखसत करवा के लाया हूँ मैं आपकी बहू को।" इसे तमस्कर उड़ाती अंदाज में कहा। अम्मा जान ने आयत की तरफ देखा जो जमीन पर नजर जमाए खड़ी थी। इसका अंदाज चीख चीख कर बयान कर रहा था, "इसके साथ जबरदस्ती हुई है।" "बिलाज, तुमने क्या किया इसके साथ?" अम्मा जान ने घूर कर पूछा। इन्हें अपने पोते से शराफत की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। "अरे यार, कुछ नहीं किया मैंने, क्यों फजूल में घूर रही है? चले जाकर सो जाए यहाँ पर। आज हमारी शादीशुदा जिंदगी की पहली रात है, चले दुआएं दे मुझे जल्दी से।" इसने अम्मा जान का हाथ पकड़कर
अपने सर पर आयत के सर पर रखा और आयत का हाथ थामता इनकी आंखों मारता इनको कमरे की तरफ बढ़ गया। आयत ने किसी किस्म की कोई हरकत नहीं की, वो इसे कमरे में छोड़ता खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। 20 मिनट बाद जब वो फ्रेश होकर आया तब भी कमरे के बीच में खड़ी थी। बलाज को इसकी हरकत से दुख हुआ, वो आगे आया और इसे अपने सीने में भींच लिया, शायद इसका सत्ता टूट गया जाए, मगर तब भी वो इससे कोई मजामत नहीं की। ठीक हो तुम? इसने थोड़ा दूर होकर पूछा। आयत ने जिन नजरों से उसे देखा उन्हें से नजरें चुराने पर मजबूर हो गया। देखो जो हुआ सब भूल जाओ, बस ये याद रखो कि तुम बलाज शाह की बीवी हो। झुककर इसके माथे पर लब रखा। आयत ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से इसे देखती रही। बलाज ने इसे लिए बेड पर लेटाया और साथ इसे भी लटा लिया। वो इस पर झुक गया। वो कभी इसके माथे को छूता तो कभी इसके गाल पर लब रखता। आयत का बेहिस वो हरकत वजूद देकर वो गुस्से से इस पर से उठा था। इसका दिल किया वो थप्पड़ लगाकर इसे होश लाया, मगर खुद पर जब्त करता कमरे का दरवाजा धाड़ से बंद करता कमरे से निकल गया। इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। बर वक्त अस्पताल पहुंचने की वजह से इनकी जान बच गई थी। पूरी रात उन्होंने अस्पताल में गुजारी थी। डॉक्टर ने इनको खतरे से बाहर बताया था। एकदम अर्श के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। कल रात से जो कुछ भी हुआ था इसे हकीकत कहीं नजर नहीं आई थी। इतने शोर में किसी का भी सोना मुमकिन ना था। फिर वो घर में हुए तमाशे से बेखबर कैसे रही? इसका दिमाग एकदम अलर्ट हुआ था। वो भागते हुए अस्पताल से निकला और घर का नंबर डायल करने लगा जो दूसरी बेल पर रिसीव कर लेता। भाभी हकीकत कहाँ है? शफा की आवाज सुनकर इसने पहला सवाल यही किया था। वो दिल में शिद्दत से दुआ कर रहा था जैसे वो सोच रहा हो वैसा ना हो। भाई वो तो मुझे नजर ही नहीं आई कल से, शायद कमरे में सो रही हो। वो धीरे से बोली। आदम ने फोन बंद किया और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। 10 मिनट बाद घर पहुंचकर वो सीधा आयत के कमरे में गया था जहां वो कुछ दिनों से रुकी हुई थी। खाली कमरा देखकर वो अपने कमरे में और वो भी खाली था। एकदम इसकी नजर ड्रेसिंग पर मौजूद परफ्यूम की बोतल के नीचे पेपर पर पड़ा। इसने कांपते हाथों से वो पेपर उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। आपने मुझे मेरी कजिन से बचाकर जो मुझ पर एहसान के इसकी कीमत आप मुझसे वसूल कर चुके हैं। इसके अलावा जो आज तक आपने मुझे दिया इसका एक एक रुपया मैं आपको लुटा दूंगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी बीवी के साथ खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अकीदत की लिखी हुई तहरीर पढ़कर इसके पांव तले से जमीन निकल गई थी। इसने इतना सब कुछ सिर्फ अकीदत के लिए किया था। वो चाहता था ईशा वाला मसला हल हो जाए तो वो धूमधाम से अपना वलीमा करेगा। वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इसके करीब आया था और अकीदत ने इसकी मोहब्बत को हवस का नाम दे दिया था। इसने कमरे की हर चीज तहस नहस कर दी थी। गुस्से से वो सब कुछ तोड़ता चला गया। शफा घबरा कर इसके कमरे में आई थी। कमरे की हालत देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इन सब चीजों के बीचों बीच वो सर हाथों पर गिराए बैठा था। भाई शफा की बात पर वो झटके से उठा था। इसकी सुरख आंखें देखकर वो डर गई थी। आप ठीक है? और भाभी कहाँ है? इसने घबराते हुए पूछा। चली गई वो ये घर छोड़कर। वो संजीदगी से कहकर कमरे से निकल गया। पीछे वो हैरानगी से सब समझने की कोशिश करने लगी। फरोज मेंशन की फजा ऐसी थी जैसे उदासी से अपने पंजे गाड़ दिए हों। हर कोई उदास था, किसी को भी खाने पीने का होश नहीं था। फरवा बेगम भी अस्पताल से घर आ गई थी। जब से सजदा बेगम को अकीदत के जाने का पता चला था वो खुद को अपने बेटे का कसूरवार समझने लगी थी। अर्श ने बहुत कोशिश की थी अकीदत को ढूंढने की, मगर हफ्ता गुजर जाने के बाद भी वो इसे कहीं नहीं मिली। मगर इसने अपनी तलाश जारी रखी थी। इसने अपने बंदे इस काम पर लगा दिए थे। जहां जहां इसके होने के चांसेस थे वो खुद वहां जाकर इसे तलाश कर चुका था। आदम मुश्किल से दोबारा घर आया था, मगर घर की उदासी देखकर वो ज्यादा देर घर पर नहीं रुका। सलार तो इस दिन का गया लौट कर नहीं आया था। मम्मी आप उदास मत हो प्लीज, जब वो आएंगे तो हम इनसे बात करेंगे, वो आयत को वापस ले आए। शफा फरवा बेगम के लिए चाय लेकर आई थी। फरवा बेगम को उदास देखकर इसने कहा। वो आज भी आदम का नाम नहीं लेती थी। फरवा बेगम ने मोहब्बत से इसका माथा चूमा। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने इस मुश्किल वक्त में बहुत ख्याल रखा है हम सबका। इनकी तारीफ पर वो धीरे से मुस्कुरा दी थी। मन्नत कहाँ है? फरवा बेगम ने चाय का कप उठाते पूछा। वो छोटी अम्मी के पास है। अच्छा आदम घर नहीं आया आज भी? उन्होंने उदासी से पूछा। नहीं आए अम्मी, शायद काम ज्यादा होगा इसलिए नहीं आए। आप परेशान मत हो, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। परेशान तो वो खुद भी थी, मगर वो फरवा बेगम को परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने प्यार से अपनी बहू को देखा था जो इतनी कम उम्री में भी बहुत समझदार और साफ दिल की थी। चाय का कप उठाया वो दोनों बाहर आ गई थी जहाँ सजदा बेगम मन्नत के साथ बैठी थी। वो दोनों भी वहां आकर बैठ गई। जजा कहाँ जा रही हो? फरवा बेगम ने इसे तैयार होकर जाता देखकर पूछा। अम्मी एक दोस्त के साथ काम से जाना है, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। बेटा दोस्त वगैरह तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो चलते रहते हैं, लेकिन तुम जरा सलार की खबर लो, पता नहीं बच्चा कहाँ रुल रहा है। बीवी हो तुम, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। फरवा बेगम की बात पर इसके बढ़ते कदम रुके थे। इससे खुद भी बहुत फिक्र थी। कई कॉल्स वो कर चुकी थी लेकिन नंबर इसका स्विच ऑफ था। जी अम्मी मैं सलार को फोन कर लूंगी, अभी मेरा जाना जरूरी है, प्लीज 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं। वो मासूमियत से कहकर निकल गई। बेटा थोड़ा सा खा लो। अम्मा जाने इसके प्लेट में चावल डालकर कहा। आयत ने खामोशी से 2-3 नवाले जहर मार खाए और प्लेट पीछे कर दी। अस्सलाम वालेकुम। बलाज शाह की गंभीर आवाज पर दोनों ने डाइनिंग हॉल के दरवाजे की तरफ देखा था। बलाज को देखकर आयत ने फौरन अपने नजरों का जाविया बदला था। बलाज को इसकी हरकत बहुत चुभी थी। वो आगे आया, झुककर अम्मा जान के माथे पर बोसा दिया और आयत के साथ वाली चेयर खींचकर बैठ गया। इसके बैठते ही आयत उठकर कमरे में चली गई। अम्मा जाना बलाज दोनों ने इसको नजरों से ओझल होने तक देखा था। बलाज शाह पूरे हफ्ते बाद आज वापस आया था। इस दिन इसे किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया था। बेटा तुमने उसके साथ जबरदस्ती करके अच्छा नहीं किया। अम्मा जान ने इसे खाना देते हुए संजीदगी से कहा। ऐसा आपसे? आयत ने कहा।
इसे नवाला मुंह में डालते हुए सुकून से पूछा, नहीं वो बच्ची तो कुछ बोलती ही नहीं, हर वक्त खामोश और उदास रहती है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो कितनी हंसमुख लगी थी वो मुझे खिलखिलाती हुई। आप बिला वजह मुझ पर शक कर रही हैं अम्मा जान, मैं तुम्हारे बाप की भी माँ हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो, तुमने जरूर इसे हासिल करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाया होगा, वरना इनकार तो वो पहले कर चुके थे। अम्मा जान ने सख्ती से कहा, जिस पर बजाय शर्मिंदा होने के बिलास ने हंसते हुए अपनी आंख विंक की थी। अम्मा जान को इसकी रिटाई पर जी भर के गुस्सा आया था, जैसे आज तक तुम अपनी बहन का गम नहीं भूले, ये भी किसी की बहन है, तुम कैसे इसके साथ गलत कर सकते हो। अम्मा जान ने गुस्से से कहा। इसकी मुस्कुराहट पर इन्हें गुस्सा आ गया था। बहन के नाम पर इसका चेहरा इंतहा का लाल हो गया था। गर्दन और माथे की रगें सख्त करने के चक्कर में उभर आई थी। क्या कुछ न याद आया से वो गुस्से से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मा जान ने अफसोस से इसे देखा और खुद भी वहां से उठकर चलेगी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी गहरी सोच में थी। आंसू आंखों से निकलकर गालों में बहने लगे। वो पहले ही गुस्से में था। तेज कदम उठाता इस तक पहुंचा, बाजों से खींच कर इसे खड़ा कर सख्ती से इसके बाल जकड़े। किस बात का शोक मना रही हो, इसके मुंह पर फनकारा था। आयत ने दर्द से आंखें मींच ली मगर एक लफ्ज नहीं बोला। वो गुस्से में इसके होंठों पर झुका और अपना सारा गुस्सा इन होंठों पर उतारने लगा। आयत ने कोई मजामत नहीं की। जब इसे लगा वह सांस ही ले पर इसने खुद को ढीला छोड़ दिया। बलाश ने इसके वजूद को दूर झटका। वो लहरा कर सोफे पर गिरी। बलाश ने झुककर इसका चेहरा जकड़ा। गूंगी हो, बोल क्यों नहीं रही, या जुबान बेच कर आई हो। सलार इस पर झुका फनकारा था मगर मजाल हो जो इस लड़की ने अपनी जुबान खोली हो। बुखार में इसका जिस्म तप रहा था। वो लड़की बेहिस बनी हुई थी। बलाश गुस्से से उठा और जो चीज इसके हाथ में आई उठा उठा कर फेंकने लगा। अम्मा जान कमरे के शोर से परेशान होकर इसके कमरे में थी। आज सोफे पर सुकड़ी से मिट्टी पड़ी की तरह कांप रही थी, जबकि बलाज गुस्से में अम्मा जान को देखकर इनके पास आई। इससे कही, अगर मेरे सामने अब अगर इसने अपनी जुबान बंद रखी तो जुबान काट के फेंक दूंगा। इनको इसे इस्तेमाल करने की जहमत तो ये नहीं कर रही है, किस काम की। वो पाँव से हर चीज को ठोकर मारता बाहर निकल गया। अम्मा जान इसके पास आते से सीने से लगा गई। इनके सीने से लगती वो बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मा जान से संभालना मुश्किल हो गया। कुछ जहनी अजियत और कुछ कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गई। अम्मा जान की आवाज पर फरजाद भागते हुए कमरे में आया था। आयत को बेहोश देखकर इसने पहले डॉक्टर को कॉल किया फिर बिलाज को। वो जो घर से थोड़ी दूर पर था फरजाद के कॉल पर भागते हुए आया था। चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। वो इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, बस अम्मा जान का आईना दिखाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो इस पर अपना गुस्सा निकाल के इसने आयत को बाजू में उठा और बेड पर लेटा दिया। डॉक्टर भी आ चुकी थी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो चुकी हैं, कमजोरी भी बहुत है। इनके डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखें आप। इन्हें ड्रिप लगा दी है, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा और ये कुछ मेडिसिन है, इनको टाइम पर खिलाइएगा। डॉक्टर नरमी से इलाज को पर्ची थमा कर निकल गई। फरजाद इनको बाहर तक छोड़ने गया। अम्मा जान नाराजगी से वहां से निकल कर जाने लगी। प्लीज अम्मा जान, आप तो नाराज मत हो प्लीज। इसने अम्मा जान का हाथ पकड़ लिया था। मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की, तुम एक सिनफे नाजुक के साथ इस तरह पेश आओ, जबरदस्ती भी तुमको नाराजगी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर कौन सा बदला लेने के लिए तुमने उससे शादी की। अम्मा जान बोलने पाई तो बोलती चलेंगी। बिलाल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा अम्मा जान। इसने अम्मा जान का हाथ थाम कर लबों से लगा लिया। अम्मा जान खामोशी से कमरे से निकल गई। वो अफसोस से इसके पास आया और इसके चेहरे पर नजरें जमाए बेड पर बैठ गया। पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। वो आंखों की किर से हल्के चेहरे पर इसकी उंगलियों के निशाने से खुद की हरकत पर अफसोस हुआ। इसे यहाँ आए पूरा हफ्ता हो गया था। कुछ दिनों से इसकी तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से डॉक्टर को दिखाने पर जैसे खबर मिली इसने कीरत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इसे समझ नहीं आते इसे खुश होना चाहिए या नहीं। एक अलग सा एहसास था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पाई थी। शायद माँ बनने का एहसास ही ऐसा होता है। वो रोते रोते अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा दी। बेटा ऐसे मौके पर रोते नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें ये मर्तबा अता किया है। रशीदा खाला जिसके घर पर वो रह रही थी मुस्कुराकर बोली, अब्बू के जाने के बाद मुझे लगता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मायूस नहीं होने दिया। खाला इसने मुझे वो दिया जिस पर सिर्फ मेरा हक है, जिसे मुझे कोई नहीं छीन सकता। और अम्मा आंखों से मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल तुम्हारे बच्चे पर सिर्फ तुम्हारा हक है, अब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो और उदास मत रहा करो, बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि मुस्कुराने पर इसने इस बात में सर हिलाया। इसे आज भी याद था वो दिन जब वो घर छोड़कर आ रही थी। वो बट्टे हुए इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी, ना वो अर्श को किसी के साथ बर्दाश्त कर सकती थी और वो खुद को अर्श के म्यार के मुताबिक समझती थी। इसलिए इसे बेहतर यही लगा कि वो खुद खामोशी से घर छोड़ दे। इसे नहीं पता था वो कहाँ जाएगी, जिसका दर खटखटाएगी। वो सब अल्लाह पर छोड़कर निकल आई थी, मगर इसे निकलते हुए घर में से किसी ने देख लिया था। फिर इसने इस शान से रशीदा इंसान के पास छोड़ा था जो अपने बूढ़े शोहर के साथ रहती थी। इस शख्स ने इसे वादा किया था कि कुछ भी हो जाए इसकी वजह से अर्श को कभी भी इसके ठिकाने का पता नहीं चलेगा। इस वादे पर यकीन करके वो रशीदा खाला के साथ रह रही थी। जब इसे डॉक्टर ने माँ बनने का बताया इसे अर्श शिद्दत से याद आया था। वो अपने घर पहुंची थी। जब कमरे में दाखिल हुई तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर इसे सलार के कलोन की खुशबू कमरे में महसूस हुई। इसका दिल बहुत जोर से धड़का। जजा ने धड़कते दिल से हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो कमरा रोशन हो गया था। सलार बेड पर जूतों समेत बेड पर लेटा हुआ था। कमरे में रोशनी फैलने पर सलार ने बाजू हटाकर सामने खड़ी जजा को देखा, फिर दोबारा अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। इसकी हालत देखकर जजा का दिल कट गया था। गरीब मंचे से शर्ट में ब्लू जीन्स पहने, बिखरे बाल और भरी हुई दाढ़ी के साथ वो कोई और सलार ही लग रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती इस तक आई। सलार, इसने धीरे से पुकारा। सलार ने कोई जवाब न दिया। इसने सलार के बाजू पर हाथ रखा तो ऐसे लगा जैसे जलते हुए कोयले पे हाथ रख दिया। वो तड़प के इसके पास बैठी, इसका बाजू आंखों से हटाया। आंखों में सुर्खी देखने लायक थी। आपको तो बहुत तेज बुखार है, उठे हम अस्पताल चलते हैं। इसने अपना हाथ पकड़कर सलार को उठाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस ना हो। उठे आप, इसने दोबारा खींचा तो इसने जज्जा का हाथ झटका। वो हैरानगी से सलार की तरफ देखा जो सुर्ख आंखों से इसी देख रहा था। दूर रहो मुझसे तुम। इस वक्त एक
पिस के साथ हमदर्दी कर रही हो। सलार ने संजीदगी से कहा और उठकर वहां से जाने लगा। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं तो बस, इसने कुछ कहना चाहा मगर सलार ने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो परेशानी से वहां बैठती चली गई। वो होश में आ चुकी थी। अम्मा जान ने हानिया को इसका ख्याल रखने के लिए कमरे में भेजा था। वो हानिया का सहारा लिए बेड से टेक लगाकर बैठ गई। भाभी ये खा ले वरना भाई बहुत गुस्सा करेंगे। इसने सूप का बाउल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इतने खामोशी से बाउल थाम लिया क्योंकि इसे खुद भी बहुत भूख लग रही थी। वो धीरे धीरे से सूप पीने लगी। तब तक हानिया ने उठकर कमरा सेट कर समेट लिया था। हानिया बलाज शाह के ड्राइवर की बेटी थी जो सर्वेंट क्वार्टर में अपने वालिद के साथ रहती थी, और फरजाद पिछले 10 साल से बलाज के साथ इसका हमराज दोस्त अब था। वो भी शाह हाउस में इनके साथ रहता था। हानिया के वालिद के इंतकाल पर अम्मा जान और बलाज ने दोनों की रजामंदी पूछकर हानिया और फरजाद का निकाह करवा दिया था, और दोनों शाह हाउस में ही रहते थे। भाभी आप आराम करें, किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं बाहर ही हूँ। हानिया से कहकर नीचे चली गई। इसके जाने के बाद आयत तकिया पर सर टिका के बंद करके लेट गई। अचानक इसे अपने माथे पर किसी के होंठों का लम्स महसूस हुआ, मगर इसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो इस शख्स को देखना भी नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद इसे अपने सर पर हल्का हल्का इसके हाथों का लम्स महसूस हुआ। इससे इसका सर दोबारा था। अपने चेहरे पर इसकी नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। इसे वहशत से होने लगी, सुलझन हो रही थी। बलाज शाह की नजरों से इसका बस चलता तो उसे उठाकर कमरे से फेंक देती, मगर इतनी हिम्मत वो खुद में मफकूद पाती तो ना ही वो बलाज के कलाम से हम कलाम कलाम करना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता इस पर गनूद की तारी होने लगी और वो नींद की वादियों में उतर गई। इसका बुखार काफी हद तक उतर चुका था। बलाज ने जब इसके माथे के बल्लों को ढीला देखा तो इस पर कंफर्टर अच्छे से डाल किया और बालकोनी में रखी चेयर पर सिगरेट जलाकर बैठ गया। आदम खानजादा घर में दाखिल हुआ। घर में खामोशी थी। सब कहाँ हैं? आदम ने सफाई करती मुलाजमा से कहा। साहब जी, मन्नत बीबी छोटी बेगम साहिबा के कमरे में सो रही हैं और शफा बीबी बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में। वो ताकर दोबारा से काम करने लगे। आदम फरवा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो शफा फरवा बेगम का सर दुबा रही थी। आदम को अंदर आता देखकर इसका दिल जोर से धड़का था। पूरे 4 दिन बाद इसको देख रही थी। बिना पलक छुपाए उसे देखने लगी। आदम के चेहरे पर इसे देखकर मुस्कुराहट बिखर गई। वो इसके पास आकर बैठ गया। फरवा बेगम आंखें मूंदे लेटी हुई थी। इसे झुककर इनका माथा छुआ। शफा ने घबराकर अपना हाथ दूर किया। इसके हाथों का लम्स महसूस करके शफा को करंट सा लगा था। अम्मी की तबीयत ठीक है? इसने शफा को नजरों में रखकर पूछा, जो उसके देखने पर ही लाल हो रही थी। जी ठीक है अम्मी, बस सर में दर्द था तो मैं सर दुबा रही थी, इसने धीरे से जवाब दिया। शायद सो गई हैं अम्मी, कमरे में आए आप? वो कहकर उठकर निकल गया। पीछे वो झपकते हुए उठी और अम्मी के सोने का यकीन करके इन पर अच्छे से कंफर्टर डालकर बाहर आ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो शर्ट लेस वार्डरोब से अपना सूट निकाल रहा था। इसका कसरती जिसामत देखकर शफा के कदम थमे। इसने फौरन अपनी नजरों का जाविया बदला और यहाँ वहां देखने लगी। चेहरा एकदम लाल हो गया था। मेरा सूट निकाल दें। आदम ने इसे दरवाजे पर जमे देखकर कहा और खुद बिस्तर पर फैलकर लेट गया। टांगे लटकी हुई थी। जल्दी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक सूट निकाल कर बिना इसकी तरफ देखे इसकी तरफ बढ़ा दिया। आदम ने इसको देखा जो इसका हाथ इसकी तरफ की वार्डरोब की तरफ मुंह किए खड़ी थी। येलो कलर के लॉन के सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। आदम ने सूट पकड़ने के बजाय इसका हाथ पकड़कर खींचा और खुद पर गिराया। अचानक इस अवतार पर वो घबरा गई। इसके होंठ बेध्यानी में आदम के सीने पर लगे थे। इसने सख्ती से अपनी आंखें और लब खींच लिए। आदम ने इसके बालों में हाथ फंसा के इसको खुद पर गिराया और इसके होंठों को अपने गिरफ्त में लेकर इस पर आसान से उंडेलने लगा। इसके लम्स में इतनी सख्ती थी कि इसने आदम के सीने पर मुक्के बरसाए। शफा को अपने मुंह पर खून का जायका महसूस हुआ तो आंखों से आंसू बहने लगे। आदम ने इसे रोते देखकर इसके होंठों को जाती बखी। शफा ने शिकायती नजरों से इसे देखा, मगर इसकी खुमार आलूद नजरों को देखकर जल्दी से नजरें झुका ली। आदम ने इसके होंठ को अपने अंगूठे से मसला और वहीं अंगूठा शफा को देखते हुए अपने होंठों से लगा लिया। शफा को ऐसी बेबाकी पर टूट कर शर्म आई। इसके लिए रस्ते वजूद को देखकर आदम ने इसे जाती बख्शी। मुस्कुराते हुए अपना सूट उठाकर वॉशरूम जाने लगा। सलार और अर्श को कमरे में भेजिएगा। इसे भागते देखकर आदम ने इसे पीछे से आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। इससे संजीदगी से इनका बिखरा हाल देखा था। वो दोनों कमरे में रखे सोफे पर बैठ गया। आपने बुलाया? भाई अर्श ने पहल की। हाँ, तुम्हारी तलाश कहाँ तक पहुंची? इसने बरह रास्त अर्श से पूछा। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इसे संजीदगी से जवाब दिया। तुम चाहो तो पुलिस की मदद ले सकते हो, जैसे चाहो मैं मदद करने को तैयार हूँ। इसने अर्श की हालत देखकर कहा। इस घर में 3 मर्दों के होने के बावजूद भी अजीब खाली सा हो गया था। हर कोई अपनी मर्जी से आता था। नहीं भाई, मैं तलाश कर लूंगा, मैं इस काम में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। अब सलार ने एक नजर इसे देखा जो खुद भी बेजार लग रहा था। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। तुम बता सकते हो पिछले पूरे हफ्ते तुम कहाँ थे? आपके इसकी तोपों का रुख सलार खानजादा की तरफ था, जो बड़ी हुई दाढ़ी और बालों के साथ अजीब ही मखलूक लग रहा था। मैं इस्लामाबाद गया था, वहाँ काम था मुझे। इसने रूखा सा जवाब दिया। तुम जानते हो बलाज शाह कौन है? इसके पूछने पर अर्श और सलार दोनों ने इसकी तरफ हैरानगी से देखा था। नहीं, ना ही हमें जानना चाहता हूँ, सलार ने नगवारी से जवाब दिया। फातिमा शाह का भाई है वो। आदम खानजादा की बात पर इसके सर पर कोई पहाड़ गिरा था। वो दोनों ही हैरान नजरों से इसे देखने लगे। क्या कुछ याद ना आया था इस नाम पर इनको? नहीं